टाइम हो चुका था। ऑक्शन हॉल जल्दी से शांत हो गया। नीलामी करता मंच पर गया और कुछ देर बकवास की बातें करने के बाद उसने मेन टॉपिक शुरू किया। देवियों और सज्जनों, नीलामी की पहली नीलामी वस्तु प्लम ब्लॉसम बोल है। ये एक एब्सोल्युटली जेन्युइन आइटम है और शुरुआती बोली 20 लाख है। प्रत्येक बोली 1 लाख से कम नहीं होगी। कोई भी इच्छुक व्यक्ति ऊपर जाकर जांच कर सकता है अगर उन्हें यह जानना हो कि यह सच है या नहीं। कुछ लोगों ने एक्चुअली जांच भी की कि यह असली है या नकली, और जैसे ही उन्हें यह पुष्टि हो गई कि यह बोल रियल है और उसमें कुछ भी फेक नहीं, नीलामी शुरू हुई। 23 लाख। टैंक कलर का सूट पहने एक बूढ़े व्यक्ति ने सबसे पहली बोली लगाई। उसने एक ही बार में कीमत 30 लाख बढ़ा दी थी। 26 लाख। एक मिडिल एज व्यक्ति जो एक्सक्विजिट सूट में था और महंगे लेदर शूज पहने हुए थे, उसने बोली लगाई 23 लाख। इस बार बोली लगाने वाला एक बूढ़ा था। कार्तिक ने उस भीड़ की ओर देखा जो एक बोल के लिए बोली लगा रही थी। अगर ये पास्ट की बात होती तो वो चौंक जाता। उस समय उसके होराइजन्स बहुत ज्यादा नैरो थे, पर अब वो बहुत शांत हो गया था। व्योम जगत की नीलामी के आगे यहां की नीलामी कुछ भी नहीं थी। वहां का ग्रैंडर यहां से 10,000 गुना ज्यादा था, और बोलियों की कीमत भी यहां बैठे लोग जितना सोच भी नहीं पाएंगे उससे भी ज्यादा। 40 लाख रुपए। ये बोल मेरी हुई। अचानक नीलामी हॉल में से एक आवाज आई। सभी की नजर उस आवाज की डायरेक्शन में गई। सबने चौंकते हुए देखा कि वो आवाज और किसी की नहीं बल्कि शशांक बब्बर की थी। मिकी, मुझे पता है तुम्हारे डैड को एंटीक आइटम्स कलेक्ट करना बहुत पसंद है। मैं इस बोल की एक फोटो लूंगा और उन्हें दूंगा, वो बहुत खुश हो जाएंगे। शशांक के चेहरे पर एक कोमल मुस्कान थी। पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, माया ने हल्के से कहा। बात कुछ ऐसी थी कि 3 साल पहले भी ऐसा कुछ हो चुका था। शशांक ने माया के फादर को एक एंटीक आइटम गिफ्ट किया था, लेकिन माया जानती थी कि वो गिफ्ट नहीं बल्कि रिश्वत है, क्योंकि उसके ही बाद से माया के डैड ने कार्तिक के लिए मुश्किलें पैदा करना और उसे परेशान करना शुरू कर दिया था। और फिर माया को वो सब याद आ गया कि उसके घर वाले कार्तिक के साथ किस तरह का बर्ताव किया करते थे और उसे कैसे ट्रीट करते थे। अचानक उसके दिल के दर्द की टीस सी उठी। कार्तिक के कोई माता पिता नहीं थे, वो अनाथ था, और शायद यही वजह थी कि जब से उनकी शादी हुई थी तब से वो माया के माता पिता के लिए बहुत ही ज्यादा प्यार जताता था, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता था। उन्होंने उसे कितना भी डांटा, उसे कोई नाराजगी नहीं थी। बार बार गाली गलौज करने पर भी उसे कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि कार्तिक के लिए माया का परिवार भी उसका ही परिवार था। कम से कम तब तो उसने यही सोचा था। माया को याद आया कि उसके दादाजी की तबीयत ठीक नहीं थी। एक डॉक्टर के रूप में कार्तिक ने उनका बहुत ध्यान रखा और उनकी काफी अच्छी तरह देखभाल की, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी कार्तिक का आभारी नहीं था। सभी को लगा कि कार्तिक की हरकतें उन्हें खुश करने की कोशिश के अलावा और कुछ नहीं थी, इसलिए उन्होंने उसे और भी नीचा दिखाया। उनकी नजर में कार्तिक सिर्फ एक दामाद था जो उनके घर आया था और अपनी जिंदगी जीने के लिए उन पर निर्भर रहना चाहता था। शशांक के उनकी लाइफ में आने के बाद जायसवाल परिवार के लोगों ने कार्तिक को वैल्यू देना और भी कम कर दिया था। उनकी नजर में वो कुछ भी नहीं था। जायसवाल परिवार ऐसे व्यक्ति को कभी स्वीकार नहीं करना चाहता था। माया के दिल को ऐसा लगा जैसे उस पर चाकू से वार किया जा रहा हो। जब उसने पास्ट के हर एक इंसिडेंट के बारे में सोचा, उस बारे में सोचते ही कार्तिक के लिए माया का सेल्फ ब्लेम और उसका गिल्ट बढ़ गया। ऑक्शन हॉल में शशांक ने जैसे ही अपनी पहचान बताई और अपने फैमिली बैकग्राउंड का खुलासा किया, बाकी सारे लोग या तो बब्बर परिवार को नाराज करने का जोखिम नहीं उठाना चाहते थे, या फिर उन्हें ये नीलामी आइटम वाला बोल सच में पसंद नहीं आया। एंड में वो आइटम शशांक को ही ऑक्शन किया गया और वो बोल उसका हुआ। नीलामी में शशांक ने अपनी दौलत का रौब दिखाते हुए बोली लगाई, और ऐसा करके वो एक्चुअली माया को बताना चाहता था कि कार्तिक कभी भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता था और सिर्फ वही है जो माया के लायक है। हालांकि
माया ने शुरू से लेकर अब तक उसकी कभी देखा तक नहीं, और अंत में ये अंतिम नीलामी आइटम नरसिम्हा अस्त्र का समय था। और देवियों और सज्जनों, अब वक्त है हमारे इस ऑक्शन के सबसे लास्ट आइटम का, नरसिम्हा अस्त्र। यह हर 100 साल में केवल एक बार दिखाई देता है। ऐसा कहा जाता है कि यह टूटी हुई हड्डियों की टांके की गति को बढ़ा सकता है और सभी बीमारियों को ठीक कर सकता है। खैर, जो इसके बारे में जानते हैं वो इसकी कीमत भी पहचानते हैं, इसलिए मैं इसके बारे में बात करने में अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा। इसकी कोई शुरुआती कीमत नहीं है। सब लोग बोली लगाना शुरू करें। साधारण लोग केवल इस नरसिम्हा अस्त्र के सभी प्रभावों को जानते हैं, एकदम ऊपर ऊपर से। केवल स्पेस आर्टिस्ट्स ही ऐसे हैं जो इसके वास्तविक प्रभावों को जानते हैं, हेमंत ने गंभीर स्वर में कहा। साधारण लोग स्पेस आर्ट की दुनिया के मामलों को नहीं समझते थे। 1 करोड़, 1 करोड़ और 5 लाख, 2 करोड़। हर बिट के साथ नरसिम्हा अस्त्र की कीमत लगातार बढ़ती जा रही थी। हाल कुछ ऐसा था कि साधारण लोग भी उसे पाना चाहते थे। इन हाई क्लास के लोगों के लिए पैसे ने उनकी स्टेटस और पोजीशन को बाकियों से एकदम अलग कर दिया था, और उस डिफरेंस को बनाए रखने के लिए उन्हें दूसरों के साथ कंपीट करना ही था। मिकी, अब मैं चाहता हूं कि तुम बब्बर परिवार की ताकत देखो। शशांक ने गर्व से अपने हाथ में साइन बोर्ड उठाया और चिल्लाया, 5 करोड़। पूरे ऑक्शन हॉल में अचानक एक खामोशी सी छा गई। बब्बर परिवार ने रियल में एक बार में 5 करोड़ की बोली लगा दी थी। वो कुछ ज्यादा ही जेनरस लग रहे थे। शशांक की लगाई हुई बोली से माया भी अचानक चौंक गई। अगर जायसवाल परिवार के पास ऐसी ताकत होती तो उन्हें अब उन बड़े परिवारों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। उसके मॉम डैड ने शशांक को माया के लिए पसंद किया। क्या ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वे मेन ब्रांच में लौटने के लिए बब्बर परिवार पर ट्रस्ट करके उनका सहारा लेना चाहते थे? जो लोग सार्वजनिक सीट्स पर बैठे थे वे या तो बब्बर परिवार के समान परिवार थे जिनके पास उसी के समान फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे। अन्य छोटे परिवारों में उन्हें भड़काने की या उनसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं थी। शशांक ने उस माया जायसवाल का फेवर हासिल करने के लिए इतना पैसा खर्च किया। हाँ, उसने सच में बहुत सारा पैसा खर्च किया है। ये सही है। अगर जायसवाल परिवार और बब्बर परिवार के बच्चों की आपस में शादी हो जाती है तो उन्हें बहुत प्रॉफिट मिलेगा। भले ही बब्बर परिवार भी पुणे शहर में एक मीडियम कैटेगरी का परिवार है, लेकिन फिर भी वे जायसवाल परिवार की तुलना में बहुत मजबूत है। माया वाकई में काफी लकी है कि शशांक बब्बर के प्यार को जीतने में सक्षम है। माया के कानों में कुछ लोगों के फुसफुसाने की आवाजें आईं। उसने अपने दांत पीस लिए और उसका चेहरा एकदम सख्त हो गया। उसे इन आवाजों से नफरत थी। कार्तिक ने भी इन बुदबुदाती और फुसफुसाती आवाजों को सुना और धीरे से मुस्कुराया। उसका अकाउंट फ्रीज कर दो। इंफॉर्मेशन स्पिरिट ग्लिफ्स तुरंत कार्तिक के दिमाग में कलेक्ट हो गए और वो शशांक के बैंक कार्ड का पासवर्ड जानते थे। फिर उसने चुपचाप अपने फोन का इस्तेमाल करके शशांक के बैंक अकाउंट को ऑपरेट किया। कार्तिक ने अपना फोन निकाला और मैसेज देखा। आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस 25 करोड़ रुपए है। वो सच में एक रिच सेकंड जनरेशन होने के काबिल है। वो सच में अमीर है। अब जब तुम्हारा बैंक कार्ड फ्रीज हो गया है तो तुम्हारे पास कोई पैसा नहीं बचेगा। अगर तुम बब्बर फैमिली के लिक्विड फंड का इस्तेमाल करते हो तो मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि किस तरह की इंटरेस्टिंग चीजें हो सकती हैं तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के साथ। कार्तिक ने एक सार्कास्टिक स्माइल के साथ कहा। नीलामी के बाद उसे भुगतान करना पड़ा। शशांक के खाते का सारा पैसा तो कार्तिक ने ले लिया था, इसलिए वो केवल अपने परिवार से पैसे मांग सकता था। एक वही ऑप्शन बचा था उसके पास। ये देखकर कि कोई उसके खिलाफ बोली नहीं लगा रहा है, शशांक ने अपना सिर ऊंचा रखा और माया को गर्व से देखा। देख लिया ना तुमने कि बब्बर परिवार कितना पावरफुल है। 10 करोड़।
इससे पहले कि शशांक अपनी बेहुदा बातें खत्म कर पाता, माथुर फैमिली के प्राइवेट रूम से एक आवाज आई और उसी के साथ बोली की कीमत दोगुनी कर दी गई। 10 करोड़ की आसमान छूने वाली इतनी हाई प्राइस ने शशांक के पोस्चर को ही बदल दिया। सभी की निगाहें एक ही समय एक साथ माथुर फैमिली के प्राइवेट रूम पर जा टिकी थी। एक व्यक्ति जिसका चेहरा काली टोपी के नीचे दिखाई नहीं दे रहा था, खिड़की के सामने खड़ा था। कार्तिक ने अपनी पहली चाल चल दी थी। 10 करोड़। पूरे ऑक्शन हॉल में सन्नाटा छाया हुआ था। बहुत से लोगों ने बॉक्स में खिड़की के पास खड़े उस अमीर आदमी को आश्चर्य से देखा। वो वास्तव में कौन था? वो बहुत जेनरस है। उसने एक बार में 10 करोड़ की बोली लगाई। बब्बर परिवार की कीमत से दोगुना। ये सही है। हालांकि बब्बर परिवार पुणे शहर में एक मध्यवर्ती परिवार है और उनके पास कुछ संपत्ति है, फिर भी कुछ लोग हैं जो बब्बर परिवार से भी ज्यादा मजबूत हैं। जस्ट अभी बब्बर परिवार का ये युवक लाइमलाइट हासिल करने के लिए बब्बर परिवार का उपयोग करने की योजना बना रहा था, लेकिन अब वो पछता रहा है ना? शशांक की हालत बेहद अजीब सी हो गई। माया के सामने उसकी बुलंद छवि पल भर में नष्ट हो गई थी। माया ने अपना मुंह ढक लिया और हल्की सी हंसी। शशांक को ऐसे बेइज्जत होते देखकर उसने अपने दिल में बहुत सहज महसूस किया। दूसरों ने उसका मजाक उड़ाया तो ठीक था, लेकिन माया ने सच में उसका खुलकर मजाक उड़ाया था। बाकियों के मजाक का शशांक को असर हुआ था, लेकिन माया ने जो हंसी उड़ाई, इस अपमान ने शशांक को गुस्से से भर दिया। प्राइवेट रूम की खिड़की को देखते हुए शशांक और ज्यादा गुस्से से भर गया। कौन हो तुम? बब्बर फैमिली के खिलाफ जाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कार्तिक भी सार्कास्टिकली हंस पड़ा। शशांक सच में बहुत बड़ा बेवकूफ था। शायद बब्बर परिवार के लिए कार्तिक केवल एक छोटी सी चींटी के समान था। तुम बब्बर परिवार को रिप्रेजेंट कर सकते हो? कार्तिक ने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा। शशांक ने सभी की निगाहों में देखते हुए गर्व से कहा, बेशक बब्बर परिवार को मध्यम वर्गीय परिवारों का नेता माना जाता है। उत्तराधिकारी के रूप में मैं स्वाभाविक रूप से बब्बर परिवार को रिप्रेजेंट कर सकता हूं। दूसरी ओर तुम मेरी चीजों को लूटने की हिम्मत कर रहे हो। तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है लगता है। माया शशांक को घृणा से लड़खड़ाते हुए देख रही थी। जायसवाल परिवार सच में चाहता था कि ऐसा व्यक्ति उससे शादी करे। उसे बहुत अफसोस हुआ। वो ये भी नहीं जानती थी कि उसके माता पिता के जजमेंट में कोई प्रॉब्लम है या नहीं। शशांक सिर्फ एक यंग यूजलेस रिच स्पॉइल्ड ब्रैट था। बब्बर परिवार के बैकग्राउंड के अलावा उसके पास और क्या ही था। ये ऑक्शन हाउस है। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो रुकें, और अगर तुम अमीर नहीं हो तो यहां से जा सकते हो। तुम सिर्फ एक मिडिल क्लास के परिवार से हो, तो इतना घमंड, इतना अहंकार किस बात का है? कार्तिक की मजाकिया आवाज ने भीड़ को एक बार फिर शांत कर दिया। वो व्यक्ति कौन था जिसने बब्बर फैमिली के यंग और इकलौते उत्तराधिकारी को खुलेआम उकसाया था? शशांक की हमेशा दूसरों द्वारा प्रशंसा की गई थी क्योंकि वो छोटा था। उसे कभी भी ऐसा अपमान नहीं सहना पड़ा था। सच में कौन हो सकता है ये इंसान? क्या तुम मेरे साथ कंपटीशन करना चाहते हो? तो ये लो, मैं 11 करोड़ की बोली लगाता हूं। शशांक गुस्से में कुछ ज्यादा ही ओवरवेल्म हो गया था और उसी चक्कर में वो भूल गया था कि वो प्राइवेट रूम में किसी को ठेस पहुंचाने का जोखिम नहीं उठा सकता था। माया ने कार्तिक की ओर देखा। इस समय कार्तिक का पूरा शरीर अंधेरे में डूबा हुआ था। वो उसे बिल्कुल भी नहीं पहचान पाई। कार्तिक ने जानबूझकर अपनी आवाज को थोड़ा दबाते हुए कहा, लगता है तुम कुछ ज्यादा ही जेनरस हो। कार्तिक सार्कास्टिक तरीके से मुस्कुराया। शशांक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और मजबूरी में उसने दांत भींच लिए। बब्बर परिवार अभी भी इसे अफोर्ड कर सकता है, तुम अपने बारे में सोचो। और उसके ऐसा कहते ही कार्तिक ने बोली बढ़ाकर तुरंत ही 15 करोड़ की कर दी। उसकी इस बोली ने सिर्फ शशांक को ही नहीं, वहां बैठे हर एक इंसान को चौंका दिया। 15 करोड़? शशांक के पास इतने पैसे नहीं थे।
शशांक खड़ा खिसिया ही रहा था कि इतने में उसका फोन बजा। उसने देखा कि उसके फोन पर एक मैसेज आया है। उसने वो मैसेज पढ़ा और उसे पढ़ते ही उसके होश उड़ गए। उसका चेहरा एकदम से पीला पड़ गया। क्या था उस मैसेज में ऐसा? कौन जीतेगा ये जंग? और क्या इस जंग में माया कार्तिक को पहचान जाएगी? की बोली बढ़ाकर 15 करोड़ की कर दी और वो कीमत सुनते ही शशांक बब्बर के होश उड़ गए। अब तक तो वो बोली बढ़ाकर किसी तरह प्राइवेट रूम में माथुर फैमिली के साथ बैठे कार्तिक को नीचे दिखाने की कोशिश किए जा रहा था, लेकिन अब वो क्या करे उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो एकदम ब्लैंक हो चुका था और इससे पहले कि शशांक आगे क्या करे वो समझ पाता, उसके फोन पर एक मैसेज आया। उसने वो मैसेज खोलकर देखा तो वो उसके बैंक से था। उस मैसेज को देखते ही शशांक के होश उड़ गए। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था। उसके हाव भाव देखकर कार्तिक समझ गया कि उसकी खेली हुई बाजी ने अपना काम कर दिया है। मिस्टर बब्बर, क्या हुआ तुम्हें? कीमत बढ़ाना जारी रखो। एंड प्लीज अब ये मत कहना मुझसे कि तुम्हारे पास पैसे नहीं बचे हैं। कार्तिक की टॉन्टिंग स्माइल शशांक के कानों में जहर की तरह घुल गई। शशांक ने जल्दी से पूछताछ करने के लिए फोन किया, लेकिन बैंक ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ 40 लाख खर्च किए थे। उसके दिमाग की नसें फटी जा रही थी। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसके पास पैसे सच में नहीं बचे थे। वैसे तो पहले ही कार्तिक इंफॉर्मेशन स्पिरिट ग्लिफ्स की मदद से शशांक का बैंक अकाउंट हैक कर अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर चुका था। एक पल के लिए स्ट्रगल करने के बाद शशांक ने उदास चेहरे के साथ कहा, ये सिर्फ एक नरसिम्हास्त्र है। मुझे नहीं लगता कि इसका वर्थ इतना है। वो गुस्से से बैठ गया और उसके आसपास के सभी लोग आहें भर रहे थे। समझदार आंखों वाला कोई भी व्यक्ति बता सकता है कि शशांक के पास इतना पैसा नहीं था। अरे मेरे अकाउंट में तुरंत 20 करोड़ ट्रांसफर कर। मत पूछो क्यों, बस करो। जस्ट डू इट। शशांक ने धीमी आवाज में बब्बर फैमिली की फाइनेंस कंपनी को फोन किया। कार्तिक के प्लान की तरह वो अब केवल बब्बर फैमिली के लिक्विड फंड का इस्तेमाल कर सकता था। यही उसका एकमात्र रास्ता था। उसे पता नहीं था कि आखिर क्यों उसके बैंक कार्ड में अचानक पैसे खत्म हो गए थे। क्या ऐसा इसलिए हुआ कि उसने बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर दिए थे? माया ने शशांक की शर्मिंदगी की परवाह नहीं की। इसके बजाय उसने कार्तिक को देखा। उसने केवल उसकी ओर देखा। 15 करोड़ दे। फाइनल डिसीजन ये था कि नरसिम्हा अस्त्र कार्तिक का होगा। नीलामी समाप्त होने के बाद जैसे ही सभी जाने वाले थे, प्राइवेट रूम से कार्तिक की आवाज एक बार सुनाई दी। वो जायसवाल परिवार से माया जायसवाल हैं। मिस माया है ना? उपस्थित सभी लोग रुक गए और माया की ओर देखने लगे। प्राइवेट रूम में मौजूद व्यक्ति माया जायसवाल को जानता था। माया जो उठकर बाहर की तरफ चलने को हुई थी, वो भी अचानक रुक गई। उसने थोड़ा सिर उठाया और क्यूरियोसिटी से कहा, सर, आप क्या चाहते हैं? इस समय आसपास के सभी नजरें पहले माया पर और फिर प्राइवेट रूम में खड़े कार्तिक पर टिक गईं। जिस व्यक्ति के पास नीलामी हॉल में एक निजी कमरा था, वो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिससे वे सार्वजनिक हॉल के लोग अपनी या किसी आम आदमी की तुलना कर सके। अब उस व्यक्ति ने सच में सबके सामने जायसवाल फैमिली की माया को बुलाया था। क्या ऐसा हो सकता है कि वो इंसान भी माया जायसवाल की खूबसूरती का दीवाना बन गया हो? सभी अपने आप में सोचने पर मजबूर हो गए। कार्तिक मुस्कुराया और कहा, आपका टेम्परामेंट बहुत ही एलिगेंट और क्लासी है। मुझे पहली नजर में आपसे प्यार हो गया है। मैं सच में आपको पसंद करता हूं। आप बिल्कुल व्हाइट वाइन की तरह हैं, थोड़ी सी स्पाइसी। माया थोड़ा अनप्लेजेंट तरीके से चिल्लाई। मिस्टर, प्लीज अपनी टोन पर ध्यान दें। सभी ने देखा कि किस तरह माया ने हिम्मत करके उस इंसान को डांट दिया जिसे प्राइवेट रूम में एंटर करने का अधिकार था, और उन्होंने डिसबिलीफ में अपना सिर हिला दिया।
पूरे पुणे शहर में शायद ही कोई उच्च वर्गीय समाज का व्यक्ति था जो माया जायसवाल का नाम और उसकी पहचान को नहीं जानता था। वो बहुत अकड़ू थी और लोगों को अपने आप से दूर ही रखती थी। वो एक स्ट्रॉन्ग महिला थी। हालांकि वो केवल जायसवाल परिवार जैसे एक साधारण परिवार से थी, फिर भी उसके जबरदस्त साधनों ने लोगों को उसे एक नई रोशनी में देखने के लिए मजबूर कर दिया था। शशांक के चेहरे पर एक अगली सा एक्सप्रेशन था। बब्बर परिवार के सर्कुलेटिंग फंड से भुगतान करने के बाद उसने इस नरसिम्हा अस्त्र को माया के पिता को देने की योजना बनाई थी। उसे किसी भी कीमत पर माया को हासिल करना था, उसे अपना बनाना था। हालांकि उसने माया और उस ब्लैक शैडो पर्सन को एक दूसरे का सामना करते हुए देखा। वो इतना डरा हुआ था कि ठंडे पसीने से तरबतर हो गया। जैसे तैसे उसने खुद को थोड़ा संभाला। शांत होने के बाद उसे समझ आया कि वो कमरे में मौजूद व्यक्ति को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। वो बस जल्द से जल्द वहां से चले जाना चाहता था ताकि उसे उस इंसान का दोबारा सामना ना करना पड़े। मिकी, तुम क्या कर रही हो? जल्दी करो और चलो यहां से। शशांक माया को दूर खींचना चाहता था और उसे वहां से ले जाना चाहता था। माया ने शशांक के हाथ को झटक दिया और कमरे में काली छाया को घूरते हुए देखा। उसने उस वक्त उस व्यक्ति को शशांक के समान स्तर का गिरा हुआ व्यक्ति माना। वे सभी उसकी सुंदरता की लालसा करते थे, जिससे वो डिस्गस्टिंग महसूस करती थी। हालांकि किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उसकी आंखों में इस समय कुछ फड़फड़ा रहा है, मानो वो कुछ याद कर रही हो। 3 साल पहले कार्तिक हमेशा कहा करता था कि वो एकदम व्हाइट वाइन के प्याले की तरह लगती है, और ये हमेशा उसे गुस्सा दिलाता था। मैंने अभी बोलना खत्म नहीं किया है। मैं तुम्हें ये नरसिम्हा अस्त्र देना चाहता हूं। प्लीज इसे एक्सेप्ट करो। जैसे ही माया बिना कुछ जवाब दिए वहां से चली गई, कार्तिक की आवाज एक बार फिर सुनाई दी। माया दंग रह गई। इससे पहले कि वो उससे कुछ पूछ पाती, एक स्टाफ सदस्य ने नरसिम्हा अस्त्र को पैक किया और उसके पास लेकर आया। उपस्थित कई लोगों ने माया को आश्चर्य से देखा। क्या वो रहस्यमयी व्यक्ति माया की खूबसूरती में इंटरेस्टेड था? किसी को पता होना चाहिए कि जायसवाल परिवार की ताकत के साथ वे इतना कीमती नरसिम्हा अस्त्र नहीं खरीद सकते थे। निश्चित रूप से वो व्यक्ति माया को पसंद करने लगा था। सभी को इस सच्चाई का यकीन हो गया था। ऐसा लगता है जैसे किसी के लिए कोई उम्मीद नहीं बची है। कई लोगों ने शशांक को मजाक में देखा। वो माया को अपना बनाने में कोई खास प्रोग्रेस नहीं कर पाया था, और अब एक व्यक्ति जो बब्बर परिवार से अधिक शक्तिशाली हो सकता है, उसने हस्तक्षेप किया था। शशांक के पास अब निश्चित रूप से कोई मौका नहीं था। माया ने थोड़ा मुंह फेर लिया। वो इस आदमी के दिए तोहफे को अस्वीकार करना चाहती थी, लेकिन कर्मचारी उसके हाथ में पैक बॉक्स रखकर पहले ही जा चुका था। उसने अपने हाथ में नरसिम्हा अस्त्र को कुछ अस्पष्ट तरीके से देखा। उसने वापस प्राइवेट रूम की तरफ देखा तो वहां पर अब कोई नहीं था। माया को एक अजीब सी उदासी का एहसास हुआ। उसे नरसिम्हा अस्त्र देकर वो व्यक्ति आखिर क्या साबित करना चाहता था? वो व्यक्ति कौन था? उसने उसे नरसिम्हा अस्त्र आखिर क्यों दिया? क्या ये सब संयोग था? क्योंकि उसके मेरिडियन डैमेज्ड हो गए थे। शशांक ने माया को इनडिसाइसिव तरीके से देखा। उसने सोचा कि माया भी शायद उस इंसान पर फिदा हो गई है जिसके पास एक प्राइवेट रूम का अधिकार था। वो तुरंत गुस्से से भर गया। अपने दिल में माया को कोसने के बाद वो अचानक बाहर भागा और उसने कार्तिक की पीठ देखी। उसने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। 5 मिनट में यहां आओ, किसी पर नजर रखना है और उसे सबक सिखाना है। शशांक का दिमाग गुस्से से भरा हुआ था। उसे परवाह नहीं थी कि वो कौन था। जब तक ये व्यक्ति उस लड़की को पाने की कोशिश करेगा जिसे शशांक चाहता था, वो उसे छोड़ेगा नहीं, उसे पछताने पर मजबूर कर देगा। वैसे भी उसका इससे कोई लेना देना नहीं होगा। शशांक ने ऑर्डर्स देने के बाद वो माया को वापस घर भेजना चाहता था। उसने देखा कि माया ऑलरेडी अपने लिए एक कार बुला रही है और उसकी कॉल की परवाह किए बिना निकल रही है। शशांक का चेहरा शर्म से राख हो रहा था।
माया ने खुद वापस जाने के लिए टैक्सी ली। वो अपने पिता के घर वापस नहीं गई, बल्कि एक विला क्षेत्र में वापस चली गई। ये कोई बहुत बड़ा विला नहीं था, बल्कि उसका और कार्तिक का घर था। खाली विला को देखकर माया ने महसूस किया कि अकेलापन और शीतलता उसके पूरे शरीर को अपनी चपेट में ले रही है। सोफे पर बैठी उसने अपना फोन उठाया और कार्तिक का नंबर डायल किया। फिर भी किसी ने जवाब नहीं दिया। उसने कुछ टेक्स्ट मैसेज एडिट किए और उन्हें भेजे। वो नहीं जानती थी कि क्या कार्तिक उसके भेजे मैसेजेस पढ़ रहा है या उसे वो मैसेजेस मिल भी रहे हैं। माया ने अपने बगल में रखे नरसिम्हा अस्त्र को देखा और गहरे विचार में पड़ गई। वो व्यक्ति कौन था? उसने उसे ये चीज क्यों दी? दूसरी तरफ कार्तिक ने अपने फोन पर माया का मैसेज देखा और मुस्कुरा दिया। जब उसने माया को फिर देखा तो उसका मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसका मूड भी अच्छा हो गया। इसके अलावा उसने शशांक को अपमानित किया था और उसे अपना गुस्सा निकालने में मदद मिली थी। कार्तिक के ऑक्शन हॉल से निकलने के कुछ समय बाद ही उसने कुछ देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी शिकन थी। खूंखार चेहरों वाले 10 आदमी चौराहे से गुजरे। वो सब उसके पास पहुंचे और उन्होंने उसे घेर लिया। कौन हो तुम लोग? कार्तिक ने इन लोगों को गौर से देखा और पूछा। क्या हुआ लड़के? क्या तू नहीं जानता कि तूने किसे नाराज करने की जुर्रत की है? उनमें से एक ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। कार्तिक ने एक सार्कास्टिक स्माइल देते हुए सोचा। वो समझ गया था कि ये गुंडे शशांक बब्बर के भेजे हुए हैं। इसने उसे उसके पिछले जीवन की याद दिला दी। उस समय भी शशांक द्वारा भेजे गए गुंडों ने ही उसकी पिटाई कर दी थी और फिर फरार हो गए थे। एंड में वो दूसरे ट्रैप में फंस गया और एक कार की चपेट में आ गया। अगर उसका अमर क्षेत्र में पुनर्जन्म नहीं हुआ होता और समय का उलटफेर नहीं हुआ होता तो वो सच में मर चुका होता। क्या तुझे सच में ऐसा लगता है कि तू शशांक बब्बर जिसे पसंद करता है उस लड़की को गलत नजरों से देख सकता है या उसे अपना बनाने की कोशिश कर सकता है? शशांक सर ने हमें तेरे हाथ और पैर तोड़ने का ऑर्डर दिया है। साथ ही हमने ये भी सुना है कि तू काफी अमीर है। तो पहले एक काम कर, तेरे पास जो भी माल है वो हमारे हवाले कर दे। और वो कार्तिक को दबोचकर धीरे से कोने में ले गए। वहीं थोड़ी दूर पर खड़ी एक बिजनेस कार में बैठा शशांक ये सारा सीन एकदम कोल्ड तरीके से देख रहा था। उसका विरोध करने की हिम्मत करके तू अपनी मौत को दावत दे रहा है, समझा? माया सिर्फ और सिर्फ शशांक का शिकार है, जिसने उसे आज तक छुआ भी नहीं है। और इसमें यदि कोई दूसरा आदमी बीच में आने की कोशिश करेगा तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। जब उसने माया के बारे में सोचा तो शशांक का दिमाग गुस्से से भर गया। पता नहीं वो अपने आप को क्या समझती थी जो उसे छूने तक नहीं देती थी। कार्तिक की नजर मुड़ी और उसकी गहरी नजर शशांक पर थी जो अपनी कार में बैठा था। पास्ट में भी क्या इस व्यक्ति ने उसे ऐसे पिटते हुए देखा था जैसे वो दूर से कोई शो देख रहा हो? कार्तिक हल्के से मुस्कुरा दिया और अपने सामने खड़े 10 लोगों को देखा। उसने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम लोगों को सच में ऐसा लगता है कि तुम सब मुझे हरा सकते हो? प्रमुख व्यक्ति ने कार्तिक के सामने थूका और कार्तिक के सिर पर एक भारी मुक्का मारा। इस समय कार्तिक तेजी से आगे बढ़ा। उस आदमी की मुट्ठी दीवार से टकराई, लेकिन कार्तिक की बॉडी वहां से पहले ही गायब हो चुकी थी। कहां गया? वो आदमी दहशत में इधर उधर देखने लगा। मैं यहां हूं। क्या हुआ? अंधे हो गए हो क्या? उन 10 ने एकाएक सिर उठाया। एक काली छाया जो मक्खन को काटने वाले गर्म चाकू की तरह थी। भेड़ के झुंड में घुसते हुए भेड़िए की तरह उसने एक भयंकर हमला किया। कार्तिक की मुट्ठी बंद गई और उन 10 के बीच आगे पीछे होकर घूमने लगी। हर एक मुक्के के साथ उन गुंडों में से एक को मार गिराया जाएगा। वो अचानक उछला और हवा में लुढ़क गया। उसकी लंबी टांगें बवंडर की तरह बाहर की ओर उठी, जिससे टकराकर प्रमुख व्यक्ति दर्जनों मीटर दूर जा गिरा। जमीन पर गिरने और बेहोश होने से पहले प्रमुख व्यक्ति हवा में कई बार लुढ़क गया। 1 मिनट से भी कम समय में कार्तिक के आसपास की सराउंडिंग अस्त व्यस्त हो गई थी।
शशांक जो कार में था वो कार्तिक के स्पेस आर्ट को देखकर चौंक गया। उसने कार्तिक के स्पेस आर्ट को इतने शक्तिशाली होने की उम्मीद नहीं की थी। जब उसने कार्तिक को अपनी ओर देखते हुए देखा तो उसे लगा तो उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक सी महसूस होने लगी। क्या होगा जब कार्तिक और शशांक का आमना सामना होगा? क्या शशांक कार्तिक को पहचान जाएगा या कार्तिक शशांक से अपने पिछले जन्म में की ज्यादती का बदला ले लेगा? कार्तिक मुस्कुराया और उसकी मुस्कुराहट बढ़ती गई। उसने थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाया और बिजली की एक चमक अचानक निकली। उसने अपने पीछे बिजली का एक बोल्ट खींचा और तुरंत शशांक की कार के सामने आ गया। ड्राइवर ने ब्रेक लगाया और अचानक रुका। शशांक का सिर कुर्सी से टकराया। वो घबरा गया और आगे देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ये जो कोई भी है बहुत डेंजरस है। शशांक ने डर के मारे अपनी छाती थपथपाई। एक शक्तिशाली बल अचानक आकाश से नीचे गिर गया। कार हिंसक रूप से हिल गई। कार की छत पर बेंड आ गया था और उस पर किसी इंसान की हथेली का निशान बचा था। ड्राइवर की सीट की खिड़की अचानक खुल गई। एक हाथ ने ड्राइवर को खींचकर बाहर निकाला और दूर फेंक दिया। घबराकर ड्राइवर भाग गया। शशांक हैरान था। वो तेजी से कार के बाहर कूद गया। एक एनर्जी शशांक के घुटने में लगी जिससे वो जमीन पर गिर गया। शशांक ने डर के मारे ऊपर देखा। उसने कार्तिक को देखा जो कार की छत पर एक घुटने के बल बैठा था। उसने पीछे हटने की पूरी कोशिश की। कार्तिक ने एक भूत की तरह शशांक के रास्ते को सूंघ लिया और उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया। शशांक का रिएक्शन अचानक बदल गया। उसके शरीर से एक बल फूट पड़ा। वो एक स्पेस आर्टिस्ट भी था। कार्तिक थोड़ा हैरान हुआ। शशांक सच में बाहरी ताकत वाला एक मजबूत योद्धा था। दुर्भाग्य से शशांक जिस व्यक्ति से मिला था वो कार्तिक था। एक मुक्का जो ग्रेनाइट को एक मुक्के से चकनाचूर कर सकता है, कार्तिक के शरीर पर पड़ा। शशांक अब केवल अपनी ताकत पर भरोसा कर सकता था। हालांकि रियलिटी ने उसे भारी झटका दिया था। उसके सामने वाला व्यक्ति उसके मुक्के से बिल्कुल नहीं हिला था। इसके बजाय रिबाउंडिंग बल द्वारा उल्टा शशांक की मुट्ठी घायल हो गई थी। वो दर्द से कर्राह उठा। कार्तिक ने शशांक का गला पकड़ लिया, हाथ उठाया और उस हाथ के सहारे उसे उठा लिया। शशांक दर्द से जूझ रहा था। कार्तिक ने अपना हाथ उठाया और शशांक को 10 बार थप्पड़ मारा। शशांक का चार्मिंग चेहरा लगातार थप्पड़ों के पड़ने से लाल तवे में बदल गया था। उसके मुंह के कोने से खून बहने लगा। वो कुछ नहीं कह सका। वो डर के मारे केवल कार्तिक की ठंडी आंखों को उसकी टोपी के नीचे से देख सकता था। कार्तिक ने धीरे से हाथ उठाया। हथेली में ऊर्जा का संचार हुआ। शशांक ने निराशा में अपनी आंखें बंद कर ली। उसने सोचा कि उसे मार दिया जाएगा। कार्तिक ने शशांक के चेहरे को कई बार थपथपाया, उसे अपमानित किया। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसने कार्तिक का हाथ देखा। उसे डर था कि कार्तिक अगले ही पल उसे मार डालेगा। कार्तिक ने अपने सामने पड़े आदमी को मजाक में देखा और उदास स्वर में कहा, खेल अभी शुरू हुआ है, मैं तुम्हें धीरे धीरे टॉर्चर करूंगा। कार्तिक ने शशांक को देखा जो एक सॉरी स्टेट में था और उसके मुंह पर ही उसका मजाक उड़ाया। कार्तिक का शरीर बिजली में लिपटा हुआ था। वो अचानक से फिर गायब हो गया और बहुत दूर चला गया और एक पल में वो कहीं दिखाई नहीं दिया। ऐसा लगा जैसे वो वहां कभी था ही नहीं। शशांक उसी सॉरी स्टेट में जमीन पर गिर गया। वो सांस लेने के लिए हांफने लगा और एक डिजास्टर से बचने की फीलिंग उसे अंदर ही अंदर खाने लगी। अगर उसे पहले पता होता कि वो इंसान इतना पावरफुल होगा और उसका ये हाल करेगा तो वो उस व्यक्ति को उकसाने की गलती कभी भी नहीं करता। वो व्यक्ति एक स्पेस आर्टिस्ट भी था और उस समय हद से ज्यादा पावरफुल था। इनफैक्ट इस तरह की पावर्स आज तक शशांक ने किसी भी स्पेस आर्टिस्ट में नहीं देखी थी। लानत है। इस तरह अपमानित होने के कारण उसका गुरूर एकदम चूर चूर हो गया था। उसने मन ही मन कार्तिक को गालियां दी और जैसे तैसे अपने टूटे हुए पैरों पर खड़ा हुआ और लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा।
आधी से ज्यादा कार नष्ट हो चुकी थी। उसके पुर्जे पुर्जे अलग हो चुके थे और वो अब और ड्राइव नहीं कर सकता था। कार्तिक का शरीर बिजली में बदल गया और वो अचानक अपने किराए के घर के बाहर की ओर भाग गया। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि वो लहूलुहान हो गया। भले ही वो दूसरों के द्वारा देखा गया हो, ये केवल प्रकाश की एक चमक ही थी। दूसरे कितनी भी कोशिश कर लें, उन्हें एक लाइट के गोले के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देगा। उसका चेहरा तो बिल्कुल भी नहीं। कार्तिक ने राहत महसूस की, क्योंकि इस वक्त वो किसी के सामने भी अपनी पहचान आने नहीं दे सकता था। ये उसके प्लान का हिस्सा नहीं था, लेकिन हाँ, आज वो स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसके दिल में नाराजगी थोड़ी कम हो गई है। हालांकि वो अभी भी शशांक को जाने नहीं दे सकता था, क्योंकि उसने एक बार नहीं 2 बार उसे मारने की कोशिश की, तो उसकी कीमत तो उसे चुकानी ही पड़ेगी। कार्तिक ने अपनी हथेली खोली और एक भक्षण शक्ति भंवर वहां घूमते हुए उसकी हथेली में समा गया। उसके आसपास जितने भी लोग थे, उन लोगों की ताकत अब सब उसकी थी। अपने डैंटियन में ताकत में वृद्धि महसूस करते हुए कार्तिक की ताकत भी थोड़ी बढ़ गई थी। हाँ, कार्तिक के मुंह के कोने थोड़े मुड़े हुए थे। उसे थोड़ी चोट भी लगी थी, लेकिन ये भक्षण शक्ति उसे संभालने के लिए काफी थी और इसके साथ उसने एक और पद हासिल कर लिया। अब वो सिर्फ स्पेस की दुनिया का महागुरु या कैप्टन ही नहीं था, बल्कि वो नरसिम्हा अमर सम्राट बन चुका था। आम लोगों की समझ की तो ये बातें वैसे भी नहीं थी, लेकिन स्पेस आर्टिस्ट्स की दुनिया में भी नरसिम्हा योग प्राप्त करना आसान बात नहीं थी। लोग सालों साल प्रैक्टिस करते हुए भी ये स्टेज पार नहीं कर पाते। कार्तिक का दिल खुशी से भर गया। अब उसे अपने आगे के प्लान्स को अंजाम देने से कोई नहीं रोक सकता था। किसी और की ताकत को छीनकर उसे अपनी ताकत में बदलना। हालांकि यह तरीका कुछ बुरा था, फिर भी इस दुनिया में सही गलत की डेफिनेशन से कार्तिक काफी आगे आ चुका था। ये लिन ने उसने अपने स्पिरिचुअल नॉलेज को बहलाया और अपनी डायमेंशनल रिंग में हर तरह के आइटम्स को देखा और टटोला, और आखिर मैंने तुम्हें पा ही लिया। प्यूरिफाइंग लोटस डीमन फायर। स्पेशल क्षेत्र के बीच में उसे एक सील बंद लॉ मिली। उसने उस प्यूरिफाइंग लोटस डीमन की सील को एक झटके से तोड़ दिया और वो लॉ आज्ञाकारी रूप से कार्तिक के शरीर में विलीन हो गई। फिर कार्तिक ने अपनी हथेली खोली और उसमें से एक दूधिया रंग की सफेद लॉ हवा में ऊपर उठी। जब कार्तिक वॉइड में ट्रैवल कर रहा था, तब ये उसे एक जादुई कॉन्टिनेंट में मिली थी। उस कॉन्टिनेंट पर उसने इस हेवनली लॉ की खोज की थी। इसके अलावा ये उसकी मेमोरी में छपी एक नॉवल की इमेज के जैसे थी। वो नॉवल उसके लिए बहुत खास थी, इसलिए उसने इसे प्यूरिफाइंग लोटस डीमन फायर नाम दिया था। वो पूस लॉ के साथ खेला और उसकी 5 उंगलियां चिंगारी से जल रही थी, जैसे कि वो कोई जादू कर रहा हो। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए प्यूरिफाइंग लोटस डीमन फायर की शक्तिशाली शक्ति को महसूस किया, लेकिन बदकिस्मती से उसके पास केवल एक ही ऐसी ज्वाला थी। अगर उसके पास सच में कई प्रकार की ऐसी लपटें होती, तो क्या वो उस प्रकार की डो तकनीक का उपयोग कर पाता? उसने केवल इसके बारे में सोचा। प्यूरिफाइंग लोटस डीमन फायर को दूर करते हुए कार्तिक बिस्तर पर लेट गया और उसे माया की याद आ गई, जिससे वो नीलामी में मिला था। वो अब भी पहले की तरह ही खूबसूरत थी। कार्तिक के मन में तरह तरह के ख्याल घूमने लगे और वो ख्यालों में ही वापस उसी ऑक्शन हॉल में पहुंच गया, जहां वो प्राइवेट रूम के अंदर कांच की खिड़की में से माया को देख रहा था और बाहर हॉल में माया खड़ी उसे देख रही थी। अचानक वहां मौजूद बाकी के सारे लोग गायब हो गए और सिर्फ वो 2 ही बचे, जो खड़े एक दूसरे को शीशे के थ्रू देख रहे थे। कार्तिक तुरंत प्राइवेट रूम से बाहर आया और माया के सामने जा खड़ा हुआ। माया उसे देखती ही रह गई और उसकी आंखों से आंसू के कतरे बह निकले। उसने कार्तिक के चेहरे को छुआ और उसके मुंह से निकल पड़ा कि सपना तो नहीं, तुम सच में मेरे सामने हो कार्तिक। कार्तिक की आंखों में भी आंसू थे
और उसने हाँ में सर हिलाया। हाँ, मैं ही हूं मिकी। कैसी हो? बहुत बुरी। तुम्हारे बिना एक एक पल जैसे काटने को दौड़ता है। कहां चले गए थे तुम? तुम्हें पता भी है मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा। कितना पता लगाया लेकिन तुम्हारी कोई खबर नहीं थी। कितने सारे मैसेजेस भी भेजे लेकिन उनका भी कोई जवाब नहीं। कहां थे तुम? और ये कहते ही माया से रहा नहीं गया और वो कार्तिक के सीने पर सर रखकर रोने लगी। श्श्श, अब मैं वापस आ गया हूं ना। अब तुम्हारी आंखों में एक कतरा भी आंसू का नहीं आने दूंगा मैं। चुप हो जाओ। कार्तिक ने माया को संभालते हुए कहा, वादा करो अब तुम मुझे ऐसे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। कभी नहीं। तुम मेरी हो और सिर्फ मेरी। कार्तिक ने माया की आंखों में देखा। वो आज भी उतनी ही गहरी और सुंदर थी। कार्तिक ने उसकी आंखों को चूमा और माया के मुंह से आह निकल गई। कार्तिक ने माया के पूरे चेहरे को चूमा। आज वो कोई सीमा नहीं रखना चाहता था। इतने लंबे इंतजार के बाद आज वो दोनों फिर एक साथ थे। कार्तिक उसे हर जगह चूमता रहा और माया टूटकर उसकी बाहों में बिखरती रही। फिर उसने उसके लाल सुर्ख होंठों को कसकर अपने होंठों की कैद में ले लिया और उन्हें बेतहाशा चूसता रहा, जैसे अरसे बाद उसे उनका रसपान करने को मिल रहा हो। माया भी उसका पूरा साथ देती रही। दोनों के अंदर एक अलग सा अधूरापन था जो वो पूरा कर रहे थे। कार्तिक ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और ऑक्शन हॉल की एक सीट पर उसे बैठा दिया। माया ने जैसे पूरी तरह खुद को उसके हवाले कर दिया था। दोनों के होंठ अलग होने का नाम ही नहीं ले रहे थे कि तभी कार्तिक के हाथों ने माया के स्तनों का स्पर्श किया और वो सिहर उठी। माया के मुंह से कार्तिक निकल पड़ा। वो उसका इशारा समझ गया और उसने नीचे झुककर माया के स्तनों का रसपान करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते दोनों खुद को रोक ही नहीं पाए और दोनों ने एक दूसरे के सारे कपड़े उतार फेंके और वहीं उसी कुर्सी पर घंटों तक एक दूसरे के साथ प्यार किया। इतने सालों बाद दोनों एक दूसरे के साथ थे, फिर भी दोनों ने एक साथ अपने प्यार को अंजाम दिया और दोनों एक दूसरे की आगोश में यूं ही सिमटे रहे। अचानक कार्तिक को एहसास हुआ और उसका सपना टूटा। उसने देखा वो अभी भी अपने रूम में अपने बेड पर अकेला लेटा है, माया की यादों के साथ। उसके मुंह से धीरे से निकला, अभी वक्त नहीं आया है माया जब मैं तुम्हारे सामने आ जाऊं, लेकिन जल्द ही वो पल भी आएगा जब हम सच में एक दूसरे के साथ होंगे। और इसी के साथ माया को याद करते हुए उसे हंसी आ गई। जब वो और माया एक साथ थे तब वो माया के लायक नहीं था, उसके काबिल नहीं था। इसलिए तो माया के पेरेंट्स ने उन दोनों को अलग किया था। वे दोनों अलग अलग दुनिया से थे, एक दूसरे से एकदम अलग, लेकिन फिर भी दोनों हमेशा एक साथ चलते थे। जब कार्तिक ने माया के बारे में सोचा तो उसका मूड बेहतर हो गया, लेकिन उसने फील किया कि उसका खून खौल रहा था। अचानक कार्तिक हैरान हो गया। उसकी भौहें तन गई थीं। उसे लगा जैसे उसके खून में उसे कुछ दिखाई दे रहा है। ये कैसी फीलिंग है? स्पिरिचुअल सेंस से स्कैन करने के बाद कार्तिक ने अपने खून में दो छोटी एनर्जीज को महसूस किया। वे स्वाभाविक रूप से उसके खून में पैदा हुए थे। कार्तिक रिफ्लेक्स से उठकर बैठ गया। उसने एब्सेंट माइंड से देखा और क्यूरियस होते हुए कहा, ब्लड लाइन पावर? मेरे पास सच में दो प्रकार की ब्लड लाइन्स हैं जिन्हें अभी तक खोला जाना बाकी है। ये कैसे संभव है? कार्तिक एकदम चुप था। ब्लड लाइन पावर? उसके जैसे अनाथ के पास ब्लड लाइन पावर कैसे हो सकता था? इसका तो केवल एक ही निष्कर्ष था कि ये उसके माता पिता ने उसे दिया था। मतलब हेरिडिटरी? उन्होंने मुझे छोड़ दिया था और मुझे कचरे की तरह नदी में फेंक दिया था। मुझे कोई परवाह नहीं है। ये कहने के बाद कार्तिक ने खुद को कंबल में लपेट लिया
और उसके एक्सप्रेशंस एकदम कॉम्प्लिकेटेड थे। जाहिर है, हालांकि उसने कहा कि वो अपने माता पिता से नफरत करता है जिन्होंने उसे छोड़ दिया, और नफरत के अलावा उनके लिए उसके मन में और कुछ नहीं था। उसने ये नहीं सोचा था कि क्योंकि उसने माया को देखा, उसके शरीर के कोल्ड ब्लड ने अपना टेम्परेचर फिर से प्राप्त कर लिया था और उसके शरीर में विरासत में मिली शक्ति को वापस सक्रिय कर दिया। पास्ट में कार्तिक अमर क्षेत्र में अकेला था। उसे ये एहसास नहीं था क्योंकि उसने एक ही समय में खुद को और अपने खून में मौजूद शक्ति को सील कर दिया था। अब उसकी मानसिक स्थिति के बदलने और अच्छी होने ने उसकी शक्ति को जगा दिया था। लंबे समय के बाद कार्तिक ने अपनी डायमेंशनल रिंग से एक आइटम निकाला। ये एक उत्तम नरसिम्हा ताला था। नरसिम्हा लॉक का मतलब था कि बच्चा स्वस्थ था और उसकी लंबी उम्र थी। हालांकि ये नरसिम्हा लॉक कार्तिक के लिए एक मजाक की तरह था। उसके माता पिता, जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था, उसके स्वस्थ जीवन और लंबी उम्र जीने की कामना करते थे, लेकिन उन्होंने उसे बेरहमी से त्याग दिया था। कार्तिक ने अपने हाथ में नरसिम्हा लॉक को देखा। उसके मन के अंदर कई सारे कॉम्प्लिकेशंस और कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे। क्या करने वाला है कार्तिक इस नरसिम्हा लॉक के साथ? ये ब्लड लाइन पावर क्या है और इसका कार्तिक की पावर्स पर क्या असर होगा? क्या कार्तिक इन पावर्स को यूज करके अपना बदला ले लेगा और माया को हासिल कर लेगा? Mother Dairy cow milk, tasty, yummy, creamy milk. चटके बचाते ही दूध फिनिश। मदर डेयरी काऊ मिल्क का यमी टेस्ट बनाए इसे बच्चों का फेवरेट, और 29 क्वालिटी टेस्ट्स का भरोसा बनाए इसे हर मम्मी का फेवरेट। होमोजेनाइज्ड, न्यूट्रिशियस और स्मॉलर प्रोटीन एंड फैट स्ट्रक्चर के साथ इजी टू डाइजेस्ट। चटके बचाते ही दूध फिनिश। मदर डेयरी काऊ मिल्क। कार्तिक को पता चल गया था कि उसके पास ब्लड लाइन पावर है और वो अब सिर्फ व्योम जगत का अमर सम्राट ही नहीं बल्कि नरसिम्हा अमर सम्राट बन चुका है। लाइफ में ये पहली बार था जब कार्तिक को भ्रम हो रहा था, जब 3000 साल से उसके खून में सो रही शक्ति अचानक उसके शरीर में प्रकट हुई। वो नहीं जानता था कि वो कौन था। वो सिर्फ एक छोड़ा हुआ बच्चा था जिसके माँ बाप ने जन्म लेते ही उसे त्याग दिया था। संयोग से उसे अनाथालय के निदेशक ने देख लिया था और बचाकर अपने अनाथालय में ले आए थे। तब से उसने वहीं की दुनिया को देखा था। युवावस्था से उसके साथ केवल ये नरसिम्हा लॉक था जो अचानक आज उसे अपनी डायमेंशनल रिंग में से मिला था। उसके शरीर पर अचानक उसके माता पिता की शक्ति क्यों प्रकट हुई? कार्तिक ने चुपचाप नरसिम्हा लॉक के पीछे के शब्दों का उच्चारण किया। अनाथालय के निदेशक ने उसका नाम कार्तिक इसलिए रखा था क्योंकि उसने ये नरसिम्हा लॉक पहना हुआ था जो शिवजी को अति प्रिय हुआ करता था। पुराणों के आधार पर नरसिम्हा ताला ही शिवजी ने विष्णु जी के मोहिनी अवतार को बचाने के लिए इस्तेमाल किया था और अपने बेटे कार्तिकेय को उस ताले का रक्षक बनाया था। उस लॉक को देखते हुए कार्तिक ने उस नरसिम्हा लॉक को कसकर पकड़ रखा था। वो 3000 से अधिक वर्षों से अमर क्षेत्र में था। वो हमेशा अकेला रहता था और उसके साथ कोई नहीं था। यहां तक कि 20 से अधिक वर्षों तक जब वो पृथ्वी पर था तब भी केवल माया ने ही उसका साथ दिया था और उसे जिंदगी जीना सिखाया था। कार्तिक के माइंड में अपने माता पिता की कोई छाप नहीं थी। उनकी उपस्थिति, उनकी आवाजें, यहां तक कि उनकी फीलिंग्स भी बहुत अस्पष्ट थीं। आप लोग तो मुझे चाहते ही नहीं थे, नहीं चाहते थे कि मैं हूं या इस दुनिया में रहूं भी। तभी आपने मेरे पैदा होते ही मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। तो अब आप लोग मेरे लिए ये नरसिम्हा लॉक क्यों पहन रहे हो? कार्तिक ने जोर से अपने दांत पीस लिए और उसकी आवाज धीमी और गहरी हो गई। जब भी कोई अपने माता पिता का जिक्र करता, उसका दिल हमेशा चिंता से भर जाता था। ये उसके दिल की एक बाधा थी और वो खुद इसे कभी भी पार नहीं कर सका था। मुझे आपकी विरासत की शक्ति नहीं चाहिए। कार्तिक ने उस नरसिम्हा लॉक को फेंक दिया
और अपने पूरे शरीर को कंबल से ढक लिया। नरसिम्हा लॉक उसकी नजरों में सिर्फ एक मजाक था। आशीर्वाद से भरा एक नरसिम्हा लॉक उसके जैसे एक त्यागे हुए बच्चे के लिए सिर्फ विरोधाभासी ही था। और हो भी क्या सकता था? सर्दी की बर्फीली नदी में छोड़ दिया गया था एक कमजोर बच्चे को। क्या वो उसकी जान लेने वाला नहीं था? और अचानक कुछ समय बाद एक हाथ कंबल के नीचे से निकला और उसने नरसिम्हा लॉक को उठा लिया। उसे रात भर नींद नहीं आई। अगली सुबह पुणे शहर के अनाथालय के प्रवेश द्वार पर कार्तिक खुद को यहां आने से रोक ही नहीं पाया और यहां आ पहुंचा। यह उसकी पहली याद थी और ये वो स्थान भी था जहां वो पला बढ़ा था। अनाथालय में घूमते हुए कार्तिक ने वहां बिताए सारे पलों को टुकड़ों टुकड़ों में याद किया। और भी जो दूसरे बच्चे अनाथ वहां थे उन्हें देखकर वो असहज महसूस कर रहा था। एक समय था जब वो भी यहीं रहता था। जब वो वहां से बाहर निकला तो कॉलेज में उसकी मुलाकात माया से हुई थी। कृपया अंदर आए। कार्तिक ने धक्का देकर निर्देशक के कार्यालय का दरवाजा खोला और डेस्क के सामने एक दयालु अधेड़ उम्र की महिला को देखा। वो अनाथालय की निदेशक थी, डीन देशमुख। क्या आप मुझे याद करती हैं? कार्तिक ने धीरे से पूछा। डीन देशमुख ने महसूस किया कि आवाज जानी पहचानी से लग रही थी, इसलिए उन्होंने ऊपर देखा। जब उन्होंने देखा कि एक कार्तिक है तो उनकी आंखों में आश्चर्य और खुशी झलक पड़ी। कार्तिक, तुम आए हो? कैसे हो? बहुत अच्छे दिख रहे हो। डीन देशमुख ने असंगत रूप से बात की जिससे कार्तिक को थोड़ा अजीब लगा। डीन देशमुख ने कार्तिक को बैठने के लिए इशारा किया और उसे ऊपर से नीचे तक देखा। अपने अनाथालय से बाहर निकलने वाले बच्चों में कार्तिक सबसे होनहारों में से एक था, इसलिए उनके ऊपर कार्तिक का काफी डीप इंप्रेशन था। कार्तिक एक डॉक्टर बन गया था जो कि बचपन से ही उसकी इच्छा थी। जब कार्तिक कॉलेज जाता था या काम करता था तो वो कभी कभी अनाथालय में दान या मदद करने के लिए आता था, इसलिए डीन देशमुख को कार्तिक बहुत अच्छे से याद था। बात बस इतनी सी थी कि इन 3 सालों में वो एक बार भी नहीं आया था। कार्तिक, तुम पिछले 3 सालों में कहां गायब हो गए थे? तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे पीछे से माया तुम्हें ढूंढते हुए पता नहीं कितनी बार यहां आई। मुझे बताओ, तुम कहां थे? डीन देशमुख ने कड़ी फटकार लगाई। जब भी माया अनाथालय आया करती थी तो कार्तिक को याद करते हुए रो पड़ती थी और उसे ऐसे देखकर डीन देशमुख को भी दिल में दर्द सा होता था, टीस सी उठती थी। कार्तिक नहीं जानता था कि इतनी अच्छी लड़की के साथ अपने रिश्ते को कैसे संजो कर रखना है। कार्तिक कई बार माया को यहां लेकर आया करता था। उस समय वो दोनों प्रेमी थे और उनकी शादी नहीं हुई थी। बाद में उन्होंने शादी भी की और उसके बाद भी कई बार यहां आए, लेकिन ज्यादातर समय कार्तिक अकेले ही आता था। उस समय माया को कई बार स्पेस आर्टिस्ट मिशन पर जाना होता था, इसलिए वो हर बार कार्तिक के साथ यहां नहीं आ पाती थी। निर्देशक, मैं कार्तिक को नहीं पता था कि कहां से शुरू करें। डीन सुप्रिया देशमुख ने आह भरी और कहा, तुम्हें नहीं पता? माया एक बहुत अच्छी लड़की है। वो बार बार तुम्हें खोजने आई और मुझसे पूछा कि क्या तुम मेरे घर आए हो। मुझे बताओ, तुम्हारे और माया के बीच कुछ हुआ है क्या? तुम दोनों में झगड़ा भी हुआ तो भी तुम घर से ऐसे भाग नहीं सकते। तुम्हें अपनी पत्नी को समझना होगा, समझे? सुप्रिया ने उसे समझाते हुए कहा। उसे कार्तिक और माया के बीच के मामले के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसने सोचा कि उन दोनों के बीच केवल एक साधारण सा स्ट्रगल चल रहा था और झगड़ा हुआ और इसी वजह से कार्तिक घर से भाग गया। कार्तिक अपनी सोच की दुनिया में बहुत दूर चला गया था। कार्तिक ने शर्म से सिर हिलाया। डीन ने उसे सही बात सिखाई थी और ये वो अच्छे से जान और समझ रहा था। डीन अचानक से मुस्कुरा दी जब उसने कार्तिक को अपनी गलती स्वीकार करते देखा। डीन की बातें सुनने के बाद कार्तिक के दिल को एक अजीब सी ठंडक मिली। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। जब उसने सोचा कि माया उसे ढूंढने के लिए यहां भी आई थी तो उसे अंदर ही अंदर खुशी का एहसास हुआ।
कार्तिक का दिल हर तरह की भावनाओं से भरा था, लेकिन इन सब से एक बात तो बिल्कुल साफ हो चुकी थी कि वो अभी भी माया के दिल में बसा हुआ है। इस बार जब वो वापस लौट आया है तो वो माया से किसी भी कीमत पर अलग नहीं होना चाहता। डीन, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं और माया ठीक हैं और साथ में हैं। बस मेरे साथ कुछ हुआ और मुझे कुछ समय के लिए जाना पड़ गया था, लेकिन अब मैं ठीक हूं। डीन देशमुख ने कार्तिक को शक की नजर से देखा। जब माया वहां आई थी तो उसका चेहरा इतना उदास और मायूस था कि अगर सुप्रिया ने ना संभाला होता तो माया टूट चुकी होती। वो कैसे ठीक हो सकती है? लेकिन आखिर ये उनका मामला था, इसलिए उनके ज्यादा पूछने का अधिकार भी नहीं बनता था। क्या माया को पता है कि तुम वापस आ गए हो? कार्तिक ने ईमानदारी से अपना सिर हिलाया। वे सही मायनों में अब तक नहीं मिले थे। डीन देशमुख ने गुस्से से डांटा, तुम वापस आ गए और फिर भी माया को बताया नहीं, या उसे देखने और उससे मिलने भी नहीं गए? मैं उसे फोन करूंगी और सब बताऊंगी। ये कहते हुए सुप्रिया ने फोन का रिसीवर उठा लिया और नंबर डायल करने लगी। कार्तिक ने जल्दी से उसे रोका। निर्देशक, माया और मैं सच में ठीक हैं। बस कुछ चीजें ऐसी उलझ गई थीं कि मैं चाहकर भी माया से नहीं मिल पाया, और अभी सही समय भी नहीं है। लेकिन ये जो भी है मैं इसे खुद सुलझाना चाहता हूं। सुप्रिया ने कार्तिक की आंखों में देखा और वो समझ गई कि वो झूठ नहीं बोल रहा था। फोन रखने के बाद सुप्रिया ने कार्तिक के हाथ को गंभीरता से थपथपाया और कहा, तुम बचपन से कमजोर हो। जब मैंने तुम्हें उठाया था तब भी तुम बीमार थे। कार्तिक ने उत्तेजित होकर कहा, आपकी बात बिल्कुल सही है डीन, लेकिन अब मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूं। उसने अमर क्षेत्र में अपनी बीमारी को बहुत पहले ही ठीक कर लिया था। ये तो बहुत अच्छी बात है। पास्ट में तो तुम्हारा शरीर बहुत कमजोर था, मुझे हमेशा तुम्हारी चिंता रहती थी। कार्तिक ने कृतज्ञता से कहा, डीन, मैंने आपको पास्ट में बहुत परेशान किया है। सुप्रिया बस मुस्कुराई और उसने अपना सिर हिलाया। निर्देशक, जब आपने मुझे नदी में से उठाया था तो इस नरसिम्हा लॉक के अलावा क्या आपके पास और कुछ था या आसपास कोई था? कार्तिक ने घबराकर अनाथालय में आने का अपना उद्देश्य बताया। असलियत में वो अपना बैकग्राउंड जानना चाहता था। डीन देशमुख ने याद किया, मुझे केवल यही याद है, सर्दियों के दिन थे और बहुत ठंड थी। मैंने एक बच्चे को रोते हुए सुना। मैं उस आवाज की दिशा में आगे बढ़ी और वहां मैंने ठंड से जमे हुए एक बच्चे को देखा। वो बच्चा तुम हो। मैं तुम्हें अनाथालय ले आई, लेकिन तुम्हारे पास ये नरसिम्हा लॉक था। ये जरूर तुम्हारे माता पिता ने ही तुम्हारे पास छोड़ा होगा। सुप्रिया ने कार्तिक के हाथ में जो नरसिम्हा लॉक था उसकी ओर इशारा किया और धीरे से कहा। कार्तिक ने अपना सिर नीचे किया और अपने दिल में आई मिक्स्ड फीलिंग्स के साथ उस नरसिम्हा लॉक को देखा। वो उदास होकर मुस्कुराया। कार्तिक, मुझे पता है कि तुम परेशान हो सकता है कि तुम्हारे माता पिता को कुछ परेशानी हो और उनके पास तुम्हें छोड़ने के अलावा कोई विकल्प ना हो। डीन देशमुख ने कार्तिक को दिलासा दिया। कार्तिक ने भी एक फोर्स्ड स्माइल दी। कैसी परेशानी? अगर उन्हें परेशानी थी भी तो वे मुझे सड़क के किनारे फेंक सकते थे। उन्होंने मुझे मौत के घाट उतारने के लिए नदी में क्यों फेंक दिया? सुप्रिया ने आह भरी और केवल कार्तिक को दिलासा दे सकी। कार्तिक बचपन से ही अपने बैकग्राउंड को लेकर हीन महसूस करता था। निदेशक, मैंने इस बैंक कार्ड में अनाथालय को 10 करोड़ का दान दिया है। कार्तिक ने एक बैंक कार्ड निकाला और डीन को दे दिया। अनाथालय के लिए वो इतना ही कर सकता था। तुम्हें इतना पैसा कहां से मिला? डीन देशमुख हैरान थी। एक डॉक्टर के तौर पर कार्तिक के पास इतना पैसा कहां से आया? भले ही माया जायसवाल परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी, लेकिन जायसवाल परिवार जैसा छोटा परिवार भी आकस्मिक रूप से 10 करोड़ नहीं निकाल सकता था। कार्तिक ने बैंक कार्ड डीन के हाथों में रख दिया और कहा, डीन, चिंता मत कीजिए, मुझे यह पैसा लीगल तरीकों से मिला है। आप मुझे अच्छी तरह से जानती हैं। डीन ने राहत महसूस की जब उसने कार्तिक की बात सुनी। कार्तिक वाकई में ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कोई भी गैर कानूनी या घिनौना काम करेगा। कार्तिक चाहता था कि डीन वो 10 करोड़ स्वीकार कर ले। उसके लिए
इस वक्त पैसा महत्वपूर्ण नहीं था। 10 करोड़ स्वीकार करने के बाद डीन ने सोशल सर्विस में उसके योगदान के लिए कार्तिक का आभार व्यक्त किया। साथ ही उसने कार्तिक के होपफुल फ्यूचर पर भी खुशी से आह भरी। एक दिन के लिए अनाथालय में रहने के बाद कार्तिक अपने किराए के घर में लौट आया और अपने खून में फिर से शक्ति को महसूस किया। वो 2 बेहतरीन ब्लड लाइन पावर। उसके पास वास्तव में 2 ब्लड लाइंस थी। एक उसके पिता से आई थी और दूसरी उसकी मां से आई थी। जब कार्तिक अमर क्षेत्र में था तो वो जानता था कि ब्लड लाइन वाले लोग सामान्य लोग नहीं थे, बल्कि शक्तिशाली अस्तित्व के लोग थे। जाहिर है उसके माता पिता भी सामान्य लोग नहीं थे। कार्तिक ने चुपचाप अपने गले में नरसिम्हा का ताला लटका दिया और उसकी अच्छी देखभाल करते हुए उसे अपने कपड़ों में डाल लिया। कार्तिक ने चुपचाप नरसिम्हा लॉक पर लिखे वाक्यों का पाठ किया और महसूस किया कि उसका बैकग्राउंड इतना सिंपल नहीं हो सकता था। क्या मुझे सच में अपने ब्लड लाइन पावर को जगाने की जरूरत है? कार्तिक अपने आप में बड़बड़ाया। कार्तिक ने छत की ओर देखा और अपने आप से बातें करता रहा। कार्तिक के मन में अपने माता पिता के लिए कोई भावना नहीं थी, क्योंकि बचपन से उनके बारे में उसे कोई आभास ही नहीं था। हालांकि यदि उसने अपने ब्लड लाइन पावर को जगाया तो वो उन्हें एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन कार्तिक ये जाने बिना कि वे कैसे दिखते हैं उनके ब्लड लाइन को स्वीकार नहीं कर सकता था। रहने ही वो अभी भी इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। कौन थे कार्तिक के माता पिता जो सामान्य नहीं थे? क्या वो भी उसकी ही तरह स्पेस आर्टिस्ट थे? क्या है इस नरसिम्हा लॉक का राज? क्या कार्तिक अपनी ब्लड लाइन पावर को जगाकर अपने माता पिता के बारे में पता करेगा? सुबह का वक्त था और आज कार्तिक जल्दी उठ गया। वो बालकनी पर जाकर खड़ा हो गया और ताजी हवा में सांस ली। उसका पूरा शरीर बहुत कंफर्टेबल महसूस कर रहा था। उसने अपनी हथेली खोली और एक भक्षण करने वाली शक्ति उसमें से बाहर निकली। स्वर्ग और पृथ्वी से स्पिरिचुअल एनर्जी की इच्छाएं तुरंत कार्तिक के शरीर में प्रवेश कर गई और इतने में ही फोन अचानक बज उठा। कार्तिक ने उसे उठाया और देखा कि स्पेस कल्टिवेटर व्हाट्सएप ग्रुप में एक नया मैसेज था। क्या आप लोगों ने हाल ही में दिखाई देने वाले इन्नेट मतलब जन्मजात बीस्ट के बारे में सुना है? हाँ, ये सही है। ये इन्नेट बीस्ट ही है। क्या एक इन्नेट बीस्ट? कैसे पॉसिबल है ये? क्या ये एक इन्नेट महागुरु की ताकत नहीं है? साधारण बीस्ट्स के अलावा एक ऐसा प्राणी भी था जो पृथ्वी पर बहुत गहराई से छिपा हुआ था। राक्षसी जानवर मतलब डेमोनिक बीस्ट। डेमोनिक बीस्ट के पास एक विशेष शक्ति थी जो बहुत ही भयानक थी। हालांकि डेमोनिक बीस्ट आमतौर पर बहुत अच्छी तरह से छिप जाता था। वो सिर्फ स्पेस आर्टिस्ट्स द्वारा खोजे जा सकते थे, वरना वो आमतौर पर खुद से कभी प्रकट नहीं होते थे। बेशक शर्त ये थी कि इंसानों ने उन्हें उकसाया ना हो। ग्रुप में पहले से ही हड़कंप मच गया था। डेमोनिक बीस्ट अत्यंत दुर्लभ था। एक इन्नेट बीस्ट पर सब कुछ एक प्राइसलेस ट्रेजर की तरह था। स्पेस वर्ल्ड में हद से बड़े लाभ के लिए इसका आदान प्रदान किया जा सकता है। इसलिए एक शक्तिशाली डेमोनिक बीस्ट को प्राप्त करने के लिए कई स्पेस आर्टिस्ट्स ने ग्रुप्स में उनकी खोज की और उनका शिकार किया था। डेमोनिक बीस्ट के छिपे होने का एक कारण यह भी था। क्या कोई फोटो है? स्पेस कल्टिवेटर ग्रुप के एक शख्स ने पूछा। हाँ, मैंने कोइंसिडेंटली एक फोटो ले ली थी। ऑल थिंग्स हाउस नाम के एक सदस्य ने तुरंत एक फोटो भेजी। उस फोटो में सच में एक विशाल और भयंकर इन्नेट बीस्ट था। क्या ये सच में एक इन्नेट बीस्ट है? आपने ये फोटो कहां से ली है? ऑल थिंग्स हाउस ने कहा, मैं आपको ये नहीं बता सकता, ये एक बिजनेस सीक्रेट है, लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूं कि ये इन्नेट बीस्ट अभी तक किसी ने नहीं लिया है। कौन जाना चाहता है साथ में? पूरा ग्रुप आहें भर रहा था। इन लोगों में से किसी में भी एक इन्नेट बीस्ट के साथ आमने सामने जाने की हिम्मत नहीं थी। इन्नेट बीस्ट? मुझे इसके शरीर पर जो भी खजाना है वो चाहिए। मैं इसे पकड़ने के लिए किसी को भेजूंगा। ग्रुप में मिस्टर डेविल नाम वाले एक व्यक्ति ने गर्व से कहा। बहुत बढ़िया,
आप सच में पुणे शहर के बब्बर परिवार के उत्तराधिकारी होने के योग्य हैं। अब यह भी बता दो कि आपके परिवार में एक इन्नेट वॉरियर भी है। अमेजिंग। +1। कार्तिक अचानक हैरान हो गया। वो मिस्टर डेविल और कोई नहीं बल्कि शशांक बब्बर था। उसने हैक करने के लिए नेटवर्क में इंफॉर्मेशन स्पिरिट ग्लिफ्स का इस्तेमाल किया और उसे पता चला कि वो सच में शशांक बब्बर था। शशांक जो कंप्यूटर के सामने बैठा था, उसका सर पूरा पट्टियों से लिपटा हुआ था। ऐसा इसलिए था क्योंकि कार्तिक ने जो उसे घायल किया था, उसके जख्म अभी तक भरे नहीं थे और वो अभी तक ठीक नहीं हुआ था। शशांक ने कहा, हालांकि मेरा परिवार बहुत शक्तिशाली नहीं है, लेकिन मेरे परिवार में एक महागुरु है। ये कोई सामान्य परिवार नहीं कर सकता। बिग ब्रदर। ग्रुप के सारे लोग अब शशांक की चापलूसी करने लगे। जाहिर है बब्बर परिवार के बैकग्राउंड ने शशांक को ग्रुप में बहुत फेमस बना दिया था। हमारे पास भी तो सन ऑफ नरसिम्हा है जो हमारे ग्रुप में एक इन्नेट वॉरियर होने का दावा करता है। उसे कहो कि वो जाए और उस डेमोनिक बीस्ट को लेकर आए, ताकि हम भी तो देख सकें कि उसका दावा कितना सही है और कितना गलत। मिस्टर डेविल ने बात की। हाँ, ये बिल्कुल सही है। सन ऑफ नरसिम्हा, जल्दी करो और जाओ और जाकर उस डेमोनिक बीस्ट को लेकर आओ। हमारे ग्रुप में ट्रू एक्सपर्ट्स हैं। जल्दी करो और बाहर आओ। बाहर आओ, बाहर निकलो। ग्रुप के लोग कार्तिक को बाहर आने के लिए मैसेजेस भेजते रहे। बहुत से लोग उसे खुद को मूर्ख बनाते देखना चाहते थे। उन्हें विश्वास नहीं था कि कार्तिक एक इन्नेट महागुरु था। उस स्तर के सभी लोग बहुत घमंडी और अभिमानी थे। उनके ग्रुप के सबसे मजबूत व्यक्ति के पास भी केवल इनर स्ट्रेंथ ही थी। लगता है उसे डर लग रहा है। हाँ, वाकई में आखिरकार हर किसी में मेरे परिवार की तरह इन्नेट महागुरु की पूजा करने की क्षमता नहीं होती। शशांक अपने कंप्यूटर के सामने बैठ गया और इंसल्टिंग फॉर्म में टाइप किया। वो डेफिनेटली सन ऑफ नरसिम्हा को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। क्या उसने सच में ऐसा सोचा था कि एक नरसिम्हा अमर सम्राट, एक महागुरु जो कैप्टन भी है, वो बहुत आम इंसान था? पुराने वक्त में अगर संयोग से उसके परिवार ने एक महागुरु की मदद नहीं की होती तो वे बब्बर परिवार के उपासक नहीं बनते। कार्तिक ने उसकी हंसी उड़ाई। बब्बर परिवार के महागुरु? उसे इंफॉर्मेशन स्पिरिट ग्लिफ से कुछ जानकारी मिली थी, लेकिन उसने इसे दिल पर नहीं लिया। क्या वो उस धोखेबाज से डरेगा जो अभी अभी एक इन्नेट महागुरु से मार खा कर आया था? हालांकि कार्तिक हैरान था कि बब्बर परिवार के पास एक महागुरु था और वो अभी भी उनका इतना आज्ञाकारी था। ये आसान नहीं था। सन ऑफ नरसिम्हा, क्या हुआ है? बात करना बंद क्यों कर दिया? जल्दी से बाहर आओ। शशांक, जिसका चेहरा अभी भी सूजा हुआ था, वो अपने आप में बुदबुदाया। वो गुस्से से भरा हुआ था। दरअसल उसे किसी ने पीटा था, जिससे अब कुछ दिनों तक उसे घर में ही रहना पड़ेगा। बाहर आओ सन ऑफ नरसिम्हा, बाहर आओ। शशांक ने देखा कि सन ऑफ नरसिम्हा ने कोई जवाब नहीं दिया और अजीब तरह से मुस्कुराया। फिर उसने ग्रुप में एक लाल पैकेट भेजा। लाल पैकेट पर नोट में लिखा था, सन ऑफ नरसिम्हा कम आउट। 5 सेकंड में सभी लाल पैकेट गायब होते चले गए। लगता है कि सन ऑफ नरसिम्हा बाहर आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। अगर वो उस इन्नेट बीस्ट को हरा देता है तो मैं ग्रुप में सभी को 10,000 रुपए भेजूंगा। शशांक ने थोड़ा शेखी बघाड़ते हुए कहा। बब्बर परिवार बहुत अमेजिंग है। बदकिस्मती से कार्तिक की हिम्मत नहीं हुई। एक पल में ग्रुप में हर कोई सन ऑफ नरसिम्हा के शशांक की दी हुई चुनौती स्वीकार करने का वेट कर रहा था। कार्तिक ने ग्रुप में लोगों की संख्या को देखा और पाया कि वहां 1,000 से भी ज्यादा लोग थे। मिस्टर शशांक बब्बर सभी को 10-10 हजार रुपए देने वाले थे। इसका मतलब था कि वो 10 लाख देने वाला था। उसने बब्बर फैमिली के लिक्विड फंड पर ऑलरेडी 20 करोड़ खर्च कर दिए थे और अब वो एक और 10 लाख का खर्च करने जा रहा है। कार्तिक ने फिर से उसका मजाक उड़ाया। अगर बब्बर परिवार के लोगों को पता चला कि कंपनी को और 10 लाख का नुकसान हुआ है तो इसके क्या परिणाम होंगे?
सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है। बब्बर परिवार पुणे शहर में एक दूसरे दर्जे का परिवार था। उनकी पारिवारिक कंपनी की कुल संपत्ति 50 करोड़ थी और उनके पास इस समय पैसों की कमी थी। शशांक बब्बर के कार्ड में 10 करोड़ रुपए सभी प्रकार की कंपनियों से मिले डिस्काउंट्स और उन परिवारों द्वारा उसे दिए गए फेवर के पैसों को मिलाकर था। अब ये सारा पैसा कार्तिक ने ले लिया था। उस दिन जब शशांक वापस घर पहुंचा और उसे असलियत का अंदाजा हुआ तो वो तुरंत बेहोश हो गया। बब्बर परिवार के हेड को जब पैसों की कमी का पता लगा तो न सिर्फ उन्होंने शशांक के आगे के फंड्स ब्लॉक करवा दिए बल्कि उस पर हाथ भी उठा दिया, क्योंकि शशांक ने हकीकत में एक तलाकशुदा लड़की के लिए 5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे और जिसका रिजल्ट भी कुछ खास उनके फेवर में नहीं आया। हालांकि बब्बर परिवार के हेड को पता था कि शशांक सिर्फ माया को जीतना चाहता है, लेकिन फिर भी ये बात यकीन के परे थी कि उसने एक औसत परिवार की एक साधारण सी लड़की के लिए इतना पैसा खर्च किया। शशांक सच में पागल हो चुका था। सन ऑफ नरसिम्हा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूं। और उसी एक पल में स्पेस कल्टिवेटर ग्रुप में जोरदार चर्चा छिड़ गई। मुझे उम्मीद है कि वक्त आने पर मिस्टर बब्बर ग्रुप के बाकी सभी मेंबर्स को निराश नहीं करेंगे, और करेंगे भी कैसे। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि पुणे शहर का बब्बर परिवार इतनी छोटी रकम का इंतजाम ना कर पाए? क्यों मिस्टर बब्बर, सही कहा ना मैंने? सन ऑफ नरसिम्हा ने आखिरकार ग्रुप में बोलना शुरू कर दिया था, जिससे ग्रुप में हर कोई हैरान था। उसने असल में शशांक के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया था। शशांक ने कंप्यूटर के सामने बैठे सन ऑफ नरसिम्हा की इस बात पर हंसी उड़ाई। उसने सोचा कि सन ऑफ नरसिम्हा सिर्फ एक नाटक कर रहा था। वैसे भी शशांक के जोश में खेले गए दाव ने ही उसे सामने आने के लिए मजबूर किया था। उसे विश्वास नहीं था कि सन ऑफ नरसिम्हा रियल में एक महागुरु था, लेकिन अब क्योंकि कार्तिक इतनी आसानी से मान गया, इसलिए उसे अपनी राय वहां ग्रुप में रखना शुरू करना पड़ा। ये एक सौदा है। शशांक को लगा कि अंत में उसे पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, ऐसी नौबत ही नहीं आएगी, इसलिए वो लापरवाही से सहमत हो गया था। हालांकि शशांक हैरान जरूर था। सन ऑफ नरसिम्हा का ऐसा कहने का क्या मतलब था कि शशांक 10 लाख नहीं निकाल सकता था? क्या वो जानता था कि बब्बर परिवार के पास पैसों की कमी थी? कार्तिक ने अपना सामान पैक किया और ऑल थिंग्स हाउस ढूंढा ताकि वो डेमोनिक बीस्ट के ठिकाने के बारे में पूछ सके। ऑल थिंग्स हाउस ने कहा, तुम सच में नहीं जा रहे हो, है ना? वो एक डेमोनिक बीस्ट है। दिखावा करने की कोशिश मत करो, तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। सन ऑफ नरसिम्हा ने कहा, वो सब छोड़ो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। वैसे भी मैं जल्द ही काम खत्म करके वापस लौट आऊंगा। तुम बस जल्दी से मुझे उसका पता बताओ। ऑल थिंग्स हाउस ने सोचा था कि सन ऑफ नरसिम्हा जल्द ही वापस आ जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ देखने जा रहा था। मजाक में इतना बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट कर बैठा, इसलिए उसने उसे डेमोनिक बीस्ट का पता भेज दिया। कार्तिक ने उस जगह के लिए एक टैक्सी ली। टैक्सी की कुछ घंटे के सफर के बाद आखिरकार वो डेस्टिनेशन पर पहुंच गया। उसने अपनी स्पिरिचुअल सेंस को फैलाया और उसे उसमें एक स्ट्रॉन्ग वाइटल एनर्जीज वाला एक क्रीचर मिला। कार्तिक की आंखें चमक उठी। उसने 5000 मीटर दूर की पोजीशन देखी। एक डेमोनिक बीस्ट वहां बहुत गहराई में छिपा हुआ था। डेफिनेटली डेमोनिक बीस्ट इतनी आसानी से तो उजागर नहीं होगा, यह सामने नहीं आएगा। देखने से तो लगता है कि यह क्रीचर सिर्फ एक इन्नेट बीस्ट है। मुझे नहीं लगता कि यह पावरफुल है, कार्तिक ने लापरवाही से कहा। और अचानक कार्तिक के पैरों के नीचे एक बिजली चमकी और देखते ही देखते एक पल में वो उस डेमोनिक बीस्ट से सिर्फ 100 मीटर दूर था और उसे देखने लगा। उसने अपनी दाहिनी हथेली खोली और उसमें से एक मिल्की वाइट कलर की लौ उठी। स्वाभाविक रूप से उसने पूरे ब्रह्मांड में ट्रैवल करते हुए इस एलियन फ्लेम प्यूरिफाइंग लोटस डीमन फायर को हासिल किया था। कार्तिक धीरे धीरे चला, वो भी इस बात की परवाह किए बिना कि उसे उस डेमोनिक बीस्ट द्वारा देखा जा सकता है। हो सकता है वो उसे पकड़े
उससे पहले ही वो बीस्ट उसे ढूंढ ले। एक तेज और स्पष्ट गर्जना अचानक पूरे जंगल में गूंज उठी। उस डेमोनिक बीस्ट ने किसी इंसान के साए को भांप लिया था और उसने तुरंत अपनी सतर्कता बढ़ा दी। इसके तुरंत बाद उसने कार्तिक को उसकी तरफ बढ़ते हुए देख लिया। वो राक्षसी जानवर दहाड़ उठा और अचानक ही एक काली छाया में बदल गया, जो जल्दी से कार्तिक के ऊपर से उड़ गई। जब उस राक्षसी जानवर ने देखा कि कार्तिक ने अभी भी उसकी टेरिटरी को नहीं छोड़ा है और वहां से जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो और फियर्स हो गया। कार्तिक ने उस राक्षसी जानवर की ओर देखा जो उस पर हमला करने के लिए उसके ऊपर कूदा और उसके चेहरे पर कंसंट्रेशन साफ झलकने लगा। जैसे ही राक्षसी जानवर ने उस पर हमला किया, कार्तिक की आकृति तुरंत वहां से गायब हो गई, जहां से जमीन पर बिजली चमकने के निशान पीछे छूट गए। जब राक्षसी जानवर का हमला चूक गया तो उसने देखा कि कार्तिक अचानक गायब हो गया। वो चौंक गया और वो तुरंत ही थोड़ा डर गया। प्यूरिफाइंग लोटस डीमन फायर, विनाशक प्रतिघात। और इससे पहले कि उसे कुछ पता चलता, आग की लपटें धीरे धीरे इन्नेट बीस्ट के शरीर पर तैरने लगी। एक पल में राक्षसी जानवर को उस प्यूरिफाइंग लोटस डीमन फायर की आग से जला दिया गया और उसने अपनी जीवन शक्ति खो दी। जब उस राक्षसी जानवर ने कार्तिक को पहली बार देखा, उसे कभी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो अपनी जान गंवाएगा। कार्तिक ने राक्षसी जानवर को मारने के लिए प्यूरिफाइंग लोटस डीमन फायर का इस्तेमाल किया था। कार्तिक के जबरदस्त नियंत्रण में राक्षसी जानवर का शरीर पूरी तरह से प्रिजर्व था। प्यूरिफाइंग लोटस डीमन फायर ने केवल राक्षसी जानवर के इंटरनल ऑर्गन्स को जला दिया था, लेकिन बाहर का शरीर एकदम ठीक था। यही तो प्यूरिफाइंग लोटस डीमन फायर का कमाल था। कार्तिक ने तुरंत अपने फोन से उस जानवर की एक फोटो क्लिक की और उसे स्पेस कल्टिवेटर ग्रुप में भेज दिया। उसके साथ ही उसने एक मैसेज भी भेजा। मिस्टर बब्बर, उम्मीद है अब आप अपना वादा जरूर पूरा करेंगे। क्या शशांक अपना किया हुआ वादा पूरा कर पाएगा? लेकिन कैसे? उसके पास पैसे नहीं बचे थे। ग्रुप के बाकी मेंबर्स का क्या रिएक्शन होगा और कार्तिक की अगली चाल क्या होगी? राक्षसी जानवर की लाश की फोटो जैसे ही कार्तिक ने स्पेस कल्टिवेटर ग्रुप में भेजी, तो सबने तुरंत ही उस फोटो को देखा और उनके द्वारा देखे जाने के बाद वहां ग्रुप में एक हॉट डिस्कशन छिड़ गया। हे भगवान, ये राक्षसी जानवर ऐसे जमीन पर क्यों पड़ा है? बकवास है ये फोटो। क्लियरली दिख रहा है कि इसे पहले ही किसी ने मार दिया था। ये नहीं हो सकता, है ना? क्या ये सचमुच सन ऑफ नरसिम्हा ने किया है? क्या सच में उसने इसे मार गिराया? ऐसा हो ही नहीं सकता, ये नकली है ना? अगर उसने सच में राक्षसी जानवर को मार डाला था तो जमीन पर खून क्यों नहीं है? ये नकली है। ग्रुप के लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि उन्होंने जो फोटो देखी वो इनेट बीस्ट की ही है। एक राक्षसी जानवर को मारने से खून कैसे नहीं निकला? ऐसा कैसे हो सकता है? शशांक ने कहा। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। उसके बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। यह सिर्फ एक धोखा है। जन्मजात जानवर को इतनी आसानी से कैसे मारा जा सकता है? मिस्टर बब्बर के शब्दों ने ग्रुप में सभी को विश्वास दिलाया कि सन ऑफ नरसिम्हा झूठ बोल रहा था। शशांक ने उसका मजाक उड़ाया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सन ऑफ नरसिम्हा ने जो फोटो भेजी है वो असली है, क्योंकि अगर ऐसा है तो उसे 10 लाख से ज्यादा खर्च करने पड़ जाएंगे। फैमिली ने पहले ही उसके खर्च को सीमित कर दिया था। उसने बिना परमिशन के फैमिली के पैसों का इस्तेमाल खुद से ही किया था, जिससे पहले से ही टेंस्ड सिचुएशन में आ चुकी उनकी फाइनेंशियल चेन और ज्यादा तंग हो गई थी। उसके डैड ने सीधे सीधे उसके खर्चों पर रोक लगा दी थी, जिससे वो पहले ही परेशान था। और अब अगर ये बात भी उसके घर वालों को पता चल गई तो उसके लिए इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। अभी उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे। और जिस वक्त ग्रुप के लोग सन ऑफ नरसिम्हा पर विश्वास करने से कतरा रहे थे, उसी वक्त स्पेस कल्टिवेटर ग्रुप में एक वीडियो अचानक सबके सामने आया। ये
एक राक्षसी जानवर का वीडियो था जिसे इन्नेट बीस्ट के दिमाग से खोदकर निकाला गया था और अचानक एक शांति सी छा गई। इस बार ग्रुप काफी देर तक खामोश रहा। राक्षसी जानवर के पास एक एनर्जी कोर था और दानव क्रिस्टल एक खजाना था जो केवल राक्षसी जानवर के पास ही हो सकता था। बहुत दिनों बाद ऑल थिंग्स हाउस ने सबसे पहले बात की। ये असली दानव क्रिस्टल है, ये गलत नहीं हो सकता। हो ना हो सन ऑफ नरसिम्हा सच में महागुरु है। ऑल थिंग्स हाउस ने जैसे ही ये कहा और बात शुरू की, स्पेस कल्टिवेटर ग्रुप जो इतनी देर से शांत था उसमें अचानक से एनर्जी वापस आ गई और वहां वापस बातों का सिलसिला शुरू हो गया। सन ऑफ नरसिम्हा रियल में एक महागुरु था। महागुरु, प्लीज मुझे एक पर्सनल मैसेज भेजें। कैप्टन, प्लीज मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। महागुरु, मुझे दानव क्रिस्टल चाहिए, क्या आप वो मुझे बेच सकते हैं प्लीज? महागुरु, मैं एक लड़की हूं, मेरी प्रोफाइल पिक्चर देखिए प्लीज। क्या आप चाहते हैं कि हम अकेले में मिलें? ग्रुप चैट अचानक से एक पल में ही वापस लाइवली हो गई। कार्तिक ने उन लोगों को अपनी ताकत बताने के लिए सबसे सीधा तरीका इस्तेमाल किया। कार्तिक ने अवाक होकर अपना सिर हिलाया और इन लोगों को नजरअंदाज कर दिया। ताकत सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। ये एक अनचेंजिंग रूल था। कार्तिक ने ग्रुप में हो रहे शोर शराबे को नजरअंदाज कर दिया और तुरंत कहा, मैंने पहले ही कहा था कि मैं उस जनजात जानवर को मार गिराऊंगा और मैंने वैसा ही किया। मैंने तो अपना वादा पूरा कर दिया। अब क्या किसी और को अपना वादा पूरा नहीं करना चाहिए? हाँ, बिल्कुल सही। बॉस एकदम ठीक कह रहे हैं। मिस्टर बब्बर, जल्दी करो और एक लाल पैकेट भेजो। ये मेरे बैंक डिटेल्स हैं, मुझे पैसे ट्रांसफर करना मत भूलना। धोखा देने के बारे में सोचना भी मत। ग्रुप के लोगों ने तुरंत सन ऑफ नरसिम्हा का साथ दिया और उसे शशांक की निंदा करने में मदद की, क्योंकि शशांक ने ग्रुप में से हर एक इंसान को 10-10 हजार देने का वादा किया था। शशांक कंप्यूटर के सामने बैठा था और उसका चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो किसी महागुरु को भड़काएगा। पिछले कुछ दिनों से उसके साथ यही हो रहा है। उसके सारे दाव पेच उल्टे पड़ते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले ही उस पर एक अनजान विशेषज्ञ ने हमला कर दिया था और अब उसने इंटरनेट पर एक महागुरु को भड़का दिया था। आमतौर पर वो किसी महागुरु की गरिमा को ठेस पहुंचाने की हिम्मत कभी नहीं करता था, लेकिन इस बार उसने उसे उकसाया था। वो पूरी तरह खत्म हो चुका था। उसने तुरंत सन ऑफ नरसिम्हा को एक पर्सनल मैसेज भेजा, लेकिन कार्तिक ने उस मैसेज को अनदेखा कर दिया। अब शशांक थोड़ा परेशान हो गया। उसके पास इतना पैसा कैसे हो सकता है? इस वक्त ग्रुप में सभी उससे लाल पैकेट मांग रहे थे। पुणे शहर में रहने वाले कुछ लोगों ने अनाउंस कर दिया था कि अगर वो उन्हें पैसा देने से इनकार करता है तो वे व्यक्तिगत रूप से आएंगे उससे पैसा वसूल करने। जायसवाल ग्रुप ऑफ कंपनीज। माया ने अभी अभी अपना काम खत्म किया था और आदतन कार्तिक के फोन पर मैसेज भेजे थे और कॉल्स भी किए थे, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आया। उसने लापरवाही से अपने फोन को देखा और ये जानकर दंग रह गई कि ग्रुप में बहुत सारे मैसेजेस थे। ये वही ग्रुप था जिसमें वो तब जुड़ी थी जब वो एक स्पेस आर्टिस्ट थी। जनजात महागुरु। माया की सुंदर आंखें आश्चर्य में फैल गईं। इस ग्रुप में सच में एक महागुरु था और उसने एक जनजात राक्षसी जानवर को भी मार डाला था। एक राक्षसी जानवर स्वाभाविक रूप से मनुष्य से अधिक शक्तिशाली था। एक प्रारंभिक जन्मजात राक्षसी जानवर एक मध्य जन्मजात महागुरु को मार सकता है, जिसका कल्टीवेशन का आधार बहुत ज्यादा था। कभी कभी हर कोई स्पेस कल्टीवेटर ग्रुप में इंफॉर्मेशंस का आदान प्रदान करता था, तो कभी कोई मिशन जारी करता था, लेकिन सब जानते थे कि ग्रुप के अंदर का कोई भी व्यक्ति इतना शक्तिशाली नहीं था जो एक राक्षसी जानवर को मार गिराए। माया ने अपनी मेरिडियन डैमेज होने के बाद स्पेस कल्टिवेटर ग्रुप में शायद ही कभी ऐसी कोई खबर देखी हो, लेकिन अब बात अलग थी। उसने जल्दी से सारे मैसेजेस को ब्राउज किया और पूरी कॉन्वर्सेशन पढ़कर उसे पता चला कि ग्रुप में एक महागुरु भी था। माया ने ग्रुप में मैसेजेस को देखा और उसे हंसी सी आ गई। शशांक इस बार बड़ी मुसीबत में पड़ गया है। शशांक को हारता हुआ देखकर
माया अपने दिल में बहुत खुश थी। उसने मन ही मन सोचा कि वो शशांक बब्बर इसके काबिल ही है। माया ने ग्रुप के लोगों को शशांक की लगातार क्लास लेते हुए देखा और मजाक में हंस पड़ी। वो इसके बारे में पहले ही सुन चुकी थी। पिछली बार नीलामी में शशांक ने जो करोड़ों खर्च किए थे वो बब्बर परिवार के सर्कुलेटिंग फंड्स में से था। इस कार्रवाई के कारण बब्बर परिवार के लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो गया था और उन्हें खर्च कम करना पड़ गया था। बब्बर परिवार के पास माथुर परिवार के साथ एक प्रोजेक्ट था और उनके पास पहले से ही धन की कमी थी। नतीजतन कंपनी के सभी लिक्विड फंड शशांक द्वारा खर्च कर दिए गए थे। बब्बर परिवार के पास अन्य सभी प्रोजेक्ट्स को काटने और माथुर परिवार के साथ वाले प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। अब बब्बर परिवार के लगभग सभी फंड माथुर परिवार के साथ सहयोग करने के लिए निवेश किए गए थे। खुद शशांक के पास इतना ज्यादा पैसा नहीं था क्योंकि माथुर परिवार पुणे शहर का अधिपति था। माथुर परिवार के साथ सहयोग करने के लिए शशांक ने अपने परिवार से पैसे मांगने की हिम्मत नहीं की। मिस्टर बब्बर ग्रुप चैट में पूरी तरह से चुप थे। जब कार्तिक ने राक्षसी जानवर से छीने जा सकने वाले सभी रिसोर्सेस को छीन लिया तो उसने लाश को धूल में बदलने के लिए प्यूरिफाइंग लोटस डीमन फायर का इस्तेमाल किया। इस समय स्पेस कल्टिवेटर ग्रुप को खबर थी कि माया जायसवाल भी ऑनलाइन है। इसके अलावा माया ने शशांक को ग्रुप में ही एक मजाकिया इमोटिकॉन भी भेजा। जब कार्तिक ने देखा कि माया सच में ऑनलाइन है तो उसने कुछ देर सोचा और एक मैसेज भेजा। सन ऑफ नरसिम्हा ने कहा, मेरा यकीन माने, मैं इस तरह का दिखावा नहीं करना चाहता था, लेकिन किसी ने मुझे महागुरु के रूप में चुनौती दी, इसलिए मेरे पास इसे मारने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। जब स्पेस कल्टिवेटर ग्रुप के लोगों ने सन ऑफ नरसिम्हा को शिकायत करते देखा तो ऐसा लगा जैसे वे शिकायत कर रहे हों कि वो अपनी असली ताकत का खुलासा नहीं करना चाहता था। वे ही थे जिन्होंने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया था। हर कोई अपने दिल में अपने आप से शिकायत कर रहा था। अब जब उनकी सिचुएशन ऐसी हो गई, कार्तिक अभी भी लो प्रोफाइल होने का नाटक करना चाहता था। क्या आजकल के सभी शक्तिशाली लोग अब ऐसा करना पसंद करते हैं? माया को ग्रुप में ये सब देखते रहने का मूड नहीं था। अब जबकि उसका स्पेस आर्ट क्षेत्र बॉडी टेम्परिंग में वापस आ गया था, वो अब सबसे निचले स्तर की स्पेस आर्टिस्ट थी। उसे अब स्पेस कल्टिवेटर ग्रुप के तुच्छ मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि जैसे ही वो ग्रुप छोड़ने वाली थी, सन ऑफ नरसिम्हा ने एक और मैसेज भेजा, क्योंकि हर कोई जानता है कि मैं कौन हूं, तो मैं इसे छुपाऊंगा नहीं। महागुरु की पहचान के अलावा मैं एक डॉक्टर भी हूं। यहां तक कि अगर किसी व्यक्ति के मेरिडियन डैमेज हो जाते हैं तब भी मैं इसका इलाज कर सकता हूं। माया ने आखिरी मैसेज देखा जिसे सन ऑफ नरसिम्हा ने पोस्ट किया और तुरंत उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। मेरिडियन की रिपेयरिंग करना कोई आसान बात नहीं थी। यहां तक कि इंपीरियल हॉल के इंपीरियल मेडिकल हैंड भी ऐसा नहीं कर सके। माया को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक ऐसा ग्रुप जो उसने ऐसे ही रैंडमली ज्वाइन कर लिया था, उसमें कोई महागुरु होगा जो ये कहेगा कि वो डैमेज्ड मेरिडियन का इलाज कर सकता है। क्या आप सच में मेरिडियंस को रिपेयर कर सकते हैं? मनमोहिनी नाम के सदस्य ने पूछा। मनमोहिनी और कोई नहीं बल्कि माया ही थी। ये वो नाम था जिससे कार्तिक उसे पास में पुकारा करता था जब उसे माया पर बहुत ज्यादा प्यार आता था, क्योंकि माया किसी हूर की परी से कम नहीं थी जिसे कोई भी देखे तो एक बार में उसका दीवाना हो जाए। ऐसे वो हर किसी का मन मोह लेती थी, इसलिए कभी कभी कार्तिक उसे इस नाम से पुकारा करता था। कार्तिक ने फाइनली ग्रुप में माया को बात करते देखा। उसने तुरंत कहा, बिल्कुल सही समझा आपने। मैं किसी के भी मेरिडियंस कितने भी डैमेज क्यों ना हो गए हों, उन्हें ठीक कर सकता हूं। माया का दिल उत्साह से भर गया। जब से उसके मेरिडियन डैमेज हुए थे तब से ही जायसवाल परिवार में उसकी पोजीशन गिर गई थी। यदि वो ठीक हो जाती है तो उसका परिवार अपने पहले की हालत में वापस आ सकता है। हालांकि उसके माता पिता और दादा कार्तिक को पसंद नहीं करते थे और उन्हें अलग होने के लिए मजबूर करते थे, फिर भी वे उसके परिवार ही थे। वो उन्हें दोष नहीं देना चाहती थी। इसके अलावा
मौजूदा स्थिति पहले से ही इतनी खराब स्थिति में थी और इसे बचाने का कोई उपाय नहीं था। वो केवल विकास के लिए कड़ी मेहनत कर सकती थी और आशा करती थी कि उसे जायसवाल परिवार से अधिक ध्यान मिल सके। मनमोहिनी ने सन ऑफ नरसिम्हा को एक पर्सनल मैसेज भेजा। आप डैमेज्ड मेरिडियन का इलाज कैसे करते हैं? माया इतनी परेशान थी कि कार्तिक उसकी भावनाओं को समझ गया था। माया के परिवार का जायसवाल परिवार में कभी भी वैसा स्वागत या सम्मान नहीं होता था। यदि स्पेस आर्ट में माया की स्वाभाविक प्रतिभा ना होती तो जायसवाल परिवार को उसके परिवार की याद तक नहीं आती। जब कार्तिक ने माया से शादी की तो उसने जायसवाल परिवार के लोगों को माया के परिवार की तरह कभी नहीं देखा था। उसने सुना कि माया के दादा ने गलती की थी और उन्हें निकाल दिया गया था। वे जायसवाल परिवार में वापस लौटना चाहते थे और ग्रो करना जारी रखना चाहते थे। ये एक कारण था कि वे कार्तिक को पसंद नहीं करते थे। मूल रूप से माया के माता पिता और दादाजी को उम्मीद थी कि माया एक शक्तिशाली परिवार में शादी करेगी और उसे वो लोग वापस जायसवाल परिवार में एक पोजीशन प्राप्त कर लेंगे। हालांकि इसे कार्तिक ने बर्बाद कर दिया था, इसलिए उन्होंने कार्तिक के साथ कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं किया। सन ऑफ नरसिम्हा ने कहा, बिल्कुल, आपको पूरी तरह से ठीक होने के लिए केवल 2 या 3 सेशंस की जरूरत है। मनमोहिनी ने कहा, सच में? तुम कहाँ हो? बताओ मुझे, मैं आकर तुमसे मिलती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको दवा भेजूंगा। मतलब मैं आपको पहले ट्रीटमेंट की प्राइमरी मेडिसिन भेजूंगा। कार्तिक ने निर्देश देने के बाद एक लंबी सांस छोड़ी। माया की बात उसे हमेशा याद आती रहती थी। वो मूल रूप से चिंतित था कि अगर वो माया की तलाश करेगा तो ये संदेह पैदा करेगा। अब शायद वो भी इसे एक शॉट देने का इरादा रखती थी। जो भी हो, वो हमेशा माया की सिचुएशन पर ध्यान देता था। माया को जवाब मिलने के बाद वो उठी और नीलामी से मिले नरसिम्हा अस्त्र को बाहर निकाला। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो अपने दिल में उलझन महसूस कर रही थी। उसे हमेशा लगता था कि ये कुछ ज्यादा ही मैजिकल है कि उसके आसपास कई अच्छी चीजें हुई हैं। माया उस अस्त्र को हाथ में पकड़े सोचने लगी, कौन है ये महागुरु? मुझे इसे ढूंढना ही होगा। अब क्या करेगी माया? क्या वो इस महागुरु को ढूंढते हुए कार्तिक तक पहुंच जाएगी? महागुरु से मिलने वाली मदद की बात सुनकर माया ने राहत की सांस ली। उसके परिवार का जायसवाल परिवार में कोई दर्जा नहीं था। इनफैक्ट ऑफिस में भी कभी दिल से उसका स्वागत नहीं किया जाता था। उस समय स्पेस आर्ट में उसकी प्रतिभा के कारण उसे मेन ब्रांच में एक निश्चित दर्जा प्राप्त था, लेकिन अब वो केवल मुख्य शाखा की ओर से जायसवाल ग्रुप का प्रबंधन कर सकती थी ताकि एकमात्र कनेक्शन बनाकर रखा जा सके। इसके अलावा जायसवाल ग्रुप मूल रूप से उसके परिवार का था, लेकिन ये मेन ब्रांच को उपहार के रूप में दिया गया था। इसलिए माया अभी भी मेन ब्रांच के लिए काम कर रही थी और आज वो बहुत थकी हुई थी। माया को अचानक उस दृश्य की याद आ गई जब वो एक स्पेस आर्टिस्ट मिशन को अंजाम दे रही थी। एक स्पेस आर्टिस्ट संगठन था जो आम दुनिया के लिए अदृश्य जगहों पर मिशन करता था। वो उस समय स्पेस आर्टिस्ट मिशन को अंजाम देने के लिए इस संगठन में शामिल हुई थी। हालांकि आम लोग इसे नहीं देख सकते थे, लेकिन ये मौजूद था। इस दुनिया में कई असामान्य घटनाएं थी जिन्हें हल करने के लिए स्पेस आर्टिस्ट्स की जरूरत थी। जब उसने सोचा कि उसके मेरिडियंस की रिपेयरिंग हो सकती है और महागुरु ऐसा करने में सक्षम है, तो उसका मूड अच्छा हो गया। ऑफिस के बाहर सेक्रेटरी तनुज ने दरवाजा खटखटाया। माया की भौहों के बीच की खुशी को देखकर वो चौंका हुआ था, क्योंकि आज काफी समय बाद उसने माया को इतना खुश देखा था और इसलिए उसने पूछा, मैम क्या बात है? आज कोई स्पेशल ओकेजन है क्या? आज पहली बार आपको थोड़ा खुश देख रहा हूं। माया अच्छे मूड में थी और बोली, मुझे कुछ मिला है। सेक्रेटरी तनुज स्पेस आर्टिस्ट नहीं था और मेरिडियंस के बारे में नहीं जानता था, इसलिए उसने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको अपना एक्स हस्बैंड मिल गया हो? माया ये सुनकर दंग रह गई। उसने हैरानी से तनुज की ओर देखा और कहा, तुम्हें क्यों लगा कि ऐसा कुछ हुआ है?
तनुज ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैंने आपको अपने एक्स हस्बैंड की फोटोज को देखते हुए कई बार मुस्कुराते हुए देखा है, इसलिए मैंने पूछा। माया ने अपना सिर थोड़ा नीचे किया और अपनी और कार्तिक की फोटोज उठाई। वो और जोर से मुस्कुराई और बोली, अनफॉर्चुनेटली तुम गलत हो, वो अभी भी मुझे नहीं मिल पाया है। तनुज ने आह भरी और ध्यान से पूछा, क्या मैं आपसे एक सवाल और पूछ सकता हूं? हाँ, बिल्कुल पूछ सकते हो, पूछो। तनुज ने कहा, क्योंकि आप अब भी उनसे प्यार करती हैं, तो क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं? और अगर आप दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, तो फिर आप लोग अलग क्यों हो गए? यही बात आज तक उसकी समझ में नहीं आई थी। माया ने फोटो में कार्तिक के चेहरे को सहलाया और कहा, यदि तुम उन लोगों को देखो जिन्हें तुम प्यार करते हो और जिन्हें तुम्हारा परिवार हमेशा नीचे दिखता है और हीन तरह से देखता है, और तुम पावरलेस हो और कुछ नहीं कर सकते, तो तुम क्या करोगे? तनुज समझ गया। हालांकि जायसवाल परिवार बड़ा नहीं था, लेकिन वो काफी पहले से अस्तित्व में था, जिसे तनुज के जैसे सामान्य लोग हमेशा ऊपर ही देख सकते थे। कार्तिक उस समय एक साधारण व्यक्ति था। जायसवाल परिवार ने उसे बेरहमी से कुचल दिया था। क्या और भी कुछ है जो पूछना है? माया कार्तिक और जायसवाल परिवार के बीच के मामले में खुद को उलझाना जारी नहीं रखना चाहती थी। खैर, जो भी हो, ये जायसवाल परिवार ही था जिसने कार्तिक को निराश किया था। हमने पहले ही पुणे शहर में इंपीरियल हॉल की ब्रांच के साथ अपॉइंटमेंट लिया हुआ था। मुंबई सिटी से डॉक्टर विवेक सचदेवा कल आएंगे और सर का इलाज करेंगे, तनुज ने कहा। उसने जिस सर का उल्लेख किया वो माया के दादाजी किशोर जायसवाल थे। माया ने सिर हिलाया, ये संकेत करते हुए कि तनुज अब जा सकता है। अगले दिन विवेक सचदेवा, जिसे कार्तिक ने अपनी मेडिकल स्किल से हराया था, वो किशोर जायसवाल का इलाज करने के लिए जायसवाल विला में आया था। माया दौड़ते हुए उसके पास आई और उसने देखा कि उसके मॉम, डैड, छोटी बहन और छोटा भाई सब वहीं थे। माया के परिवार में कुल 3 बच्चे थे और माया तीनों में सबसे बड़ी थी। केवल एक चीज जिसने माया को असंतुष्ट किया वो ये था कि शशांक भी उसकी फैमिली के साथ वहां था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके मॉम डैड ने उसे यहां क्यों बुलाया था। डॉक्टर सचदेवा, पिताजी की तबीयत कैसी है? माया के पिता पवन जायसवाल ने चिंतित होकर पूछा। किशोर जायसवाल की हालत ने विवेक को भौंचक्का कर दिया था। डॉक्टर सचदेवा, आप मुंबई सिटी के इंपीरियल हॉल के डॉक्टर हैं। आपके पास कोई तो रास्ता होना चाहिए जिससे उन्हें ठीक किया जा सके। माया की मां यामिनी जायसवाल ने कहा। सबकी निगाहें विवेक पर ही थीं और उसने सिर हिलाया और आह भरी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं मिस्टर जायसवाल का इलाज नहीं कर सकता। माया और बाकी लोगों ने निराश महसूस किया। ये पहली बार नहीं था जब उन्हें इस तरह का जवाब मिला था। डॉक्टर सचदेवा, आप मुंबई सिटी के इंपीरियल हॉल के डॉक्टर हैं, आप उन्हें कैसे ठीक नहीं कर सकते? शशांक, जो एक बाहरी व्यक्ति था, बीच में बोल पड़ा। तुम यहां क्या कर रहे हो? यहां मेरे दादाजी की बात हो रही है और इसका तुमसे क्या लेना देना है? माया जो दुखी थी चिल्ला पड़ी। माया, तू शशांक से इस तरह क्यों बात कर रही है? अगर शशांक ने मदद नहीं की होती या इंपीरियल हॉल में बात ना की होती तो हम डॉक्टर सचदेवा को यहां कभी नहीं बुला पाते। पवन ने जल्दी से कहा। वो चाहता था कि माया शशांक से अपने पूरे दिल से शादी करे ताकि उनके परिवार को एक उच्च दर्जा मिल सके। यामिनी ने नाखुश होकर कहा, हाँ, शशांक ने बहुत मदद की है हमारी, तू ऐसा कैसे कह सकती है? इसके अलावा उसने हमें इतना कीमती उपहार दिया है, भूल गई क्या? उपहार प्लम ब्लॉसम बाउल था जिसकी कीमत 50 लाख थी, जो शशांक ने नीलामी में हासिल किया था और माया के मॉम डैड को गिफ्ट किया था। माया ने देखा कि कैसे उसके माता पिता शशांक पर लट्टू हो चुके हैं और ये सोचकर ही उसके दिल में उसे बेहद चिढ़ महसूस हुई। शशांक की मदद का क्या फायदा? दादाजी की बीमारी तो ठीक नहीं हो सकती। माया के छोटे भाई केतन ने किसी की परवाह ना करते हुए शशांक को घूरते हुए देखा। इस परिवार में केवल वो और माया सामने खड़े शशांक से नफरत करते थे। केतन, ये किस तरह बात कर रहा है?
जल्दी से शशांक भैया से माफी मांगो। जायसवाल फैमिली की दूसरी बेटी पायल ने केतन को डांटते हुए कहा। केतन ने अपनी दूसरी बहन की ओर देखा और कहा, मैं सच कह रहा हूं। पायल गुस्से में थी, लेकिन वो जायसवाल परिवार के इस अनमोल चिराग के साथ इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी। शशांक, तुम्हें अब मेरे घर आने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गए ना? डैड प्लीज इस शशांक को उसका गिफ्ट अभी वापस कर दो। केतन ने अपना हाथ लहराया और शशांक को इंसल्टिंग तरह से देखा। बहुत हुआ केतन, शशांक ने हमारी बहुत मदद की है। तुम इस परिवार से हो। भले ही डॉक्टर सचदेवा पिताजी को ठीक नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने हमेशा आशा दी है। अभी के अभी शशांक से माफी मांगे। पवन ने अपने बेटे की ओर देखा। उसने पहले ही 50 लाख रुपयों का गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया था। वो सच में इसे पसंद करता था, तो वो कैसे इसे शशांक को लौटा सकता था? इसके अलावा शशांक उसका होने वाला वो दामाद था जिससे उसे बहुत उम्मीदें थीं। यदि वे भविष्य में एक परिवार बन जाते हैं तो केतन के लिए शशांक का इस तरह अपमान करना एक समस्या होगी। विवेक बगल में खड़ा था और उसे बहुत अजीब लग रहा था। वो सच में किशोर जायसवाल की बीमारी का इलाज नहीं कर सकता था और वो जायसवाल परिवार के पारिवारिक मामलों में भी शामिल था। शशांक ने जल्दबाजी में आगे कदम बढ़ाया और पवन को दिलासा दिया, गुस्सा मत कीजिए, वो प्राचीन वस्तु मूल रूप से आपके लिए ही थी। केतन अभी भी यंग है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शशांक ने खुद को बाहरी व्यक्ति के रूप में बिल्कुल भी नहीं माना। पवन ने केतन की ओर इशारा किया और केवल असंतोष से उसे देख पाया। जायसवाल परिवार का केवल एक ही बेटा केतन था, इसलिए वो उसे ज्यादा सजा नहीं दे सकता था। कुकी, तुम अब बच्चे नहीं हो, तुम क्यों अंकल और आंटी को गुस्सा दिलाते रहते हो? शशांक ने केतन की ओर देखा और इंसल्टिंग टोन में कहा। पवन और यामिनी ने देखा कि शशांक उनके लिए और उनके बारे में ही सोच रहा था, तो उन्हें बहुत अजीब लगने लगा, लेकिन वो इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे और इसलिए उन दोनों ने सिर्फ चुपके से सिर हिला दिया। इतना अच्छा इंसान उनके लिए उनका आदर्श दामाद था। उसके पास पैसा भी भरपूर था और एक तगड़ा बैकग्राउंड भी था, और जहां तक कार्तिक की बात थी तो उनके हिसाब से वो उनके परिवार के योग्य कभी भी नहीं था। वो सिर्फ एक नाकारा इंसान था जो जायसवाल परिवार में शादी करने की गलती कर चुका था। मुझे कुकी मत कहो, मैं कोई तुम्हारे इतना करीब नहीं हूं और ना ही तुम्हारा हमसे कोई रिश्ता है। मैंने अपने डैड को नाराज क्यों किया, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, समझे? ये हमारी फैमिली का मामला है, इसलिए अभी के अभी इस घर से निकल जाओ, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। केतन ने कोई दया नहीं दिखाई और बिना सोचे समझे बोल पड़ा। जब शशांक ने सुना, अपनी आंख के कोने से माया को देखा और पाया कि उसे सच में शशांक या उसकी इज्जत की कोई परवाह नहीं थी। इसने शशांक को अंदर ही अंदर उसके दिल में और भी शर्मिंदा महसूस करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन बहुत जल्दी उसके एक्सप्रेशंस फिर बदल गए। उसने तुरंत एक जेंटल और जेन्युइन चेहरा बनाया और एक डिसेंट यंग मैन की तरह बात करने लगा। वो तुम्हारा होने वाला जीजा जी है, कुछ तो तमीज दिखाओ। पवन ने फिर वही किया जो वो कर सकता था, वो सिर्फ केतन को डांट सकता था। शशांक उनके परिवार की भविष्य की स्थिति से जुड़ा हुआ था और उनकी पोजीशन बदलने वाला था। वो उसे कैसे नाराज कर सकते थे? मेरे होने वाले जीजाजी? ये सुनकर केतन की हंसी छूट गई। उसने शशांक की ओर इशारा किया और हंसते हुए अपना सिर हिलाता रहा। इस तरह का व्यक्ति मेरा जीजा बनने के काबिल ही नहीं है। किस तरह का मजाक है ये? शशांक ने चिढ़कर अपना मुंह फेर लिया। केतन ने उसे हमेशा परेशान ही किया था और कभी उसे अपनाया नहीं था। मुझे नहीं पता कि आप लोग इस व्यक्ति के प्रति इतने जुनूनी क्यों हो। उसके बारे में इतना अच्छा क्या है? वो सिर्फ दूसरी पीढ़ी का अमीर बच्चा है। अपने परिवार के बैकग्राउंड के बिना वो कुछ भी नहीं है। केतन, तुम गलत हो। मैं बब्बर परिवार का सदस्य हूं। स्वाभाविक रूप से मेरी एक अलग स्थिति है, शशांक ने कहा, जैसे कि ये निश्चित रूप से एक फैक्ट था। शशांक के शब्दों ने पवन और यामिनी को अपने सिर हिलाने पर मजबूर कर दिया। शशांक उनसे ज्यादा ताकतवर पैदा हुआ था और ये तो वाकई में एक फैक्ट था जो सब अच्छी तरह जानते थे। आप केवल अपने परिवार की पृष्ठभूमि पर भरोसा कर रहे हैं,
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप बब्बर परिवार के उत्तराधिकारी नहीं होते तो उस सिचुएशन में आप क्या करते? केतन ने मजाक उड़ाते हुए शशांक से कहा। शशांक ने सुखद स्वर में कहा, तुमने अभी जो भी कहा वो असंभव है। केतन ने फिर से मजाक उड़ाते हुए कहा, हाँ, क्योंकि बब्बर परिवार के उत्तराधिकारी होने के अलावा आप कुछ भी नहीं है। शशांक का चेहरा भयंकर गुस्से से कांप गया और पीला पड़ गया। केतन, बस करो, बहुत हो गया, समझे? पवन ने जल्दी से केतन के पागल शब्दों पर रोक लगाते हुए उसे गुस्से से देखा और घूरते हुए उसे चुप कराया। केतन फिर कुछ बोलने को हुआ और पवन ने उसे आंख दिखा दी। आप सच क्यों नहीं कहते? केतन ने पवन का हाथ हिलाया और झांग हुई को ठंड से देखा। मैं सही था। बब्बर परिवार के इतने ह्यूज बैकग्राउंड के बिना वो कुछ भी नहीं है। आप सभी केवल बब्बर परिवार के उसी बैकग्राउंड में रुचि रखते हैं, इसलिए आप सभी उसे खुश करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या आपने कभी मेरी बड़ी बहन की फीलिंग्स की परवाह की है? केतन गुस्से में बोलता चला गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। केतन बहुत ज्यादा गुस्से में था कि उसके मॉम, डैड, दादाजी, दूसरी बहन पायल और अन्य लोग शशांक बब्बर को खुश करने की पूरी कोशिश कर रहे थे और उन्होंने उसे खुश करने की सारी हदें तोड़ दी थी। यहां तक आगे बढ़ गए थे कि अपनी बेटी माया की ऐसी व्यक्ति से शादी करना चाहते थे। वो सीधे मुद्दे पर आ गया, क्योंकि वो अकेला था जो माया को समझता था। वो जानता था कि माया के दिल में अब भी कार्तिक ही बसा हुआ है और माया कभी भी शशांक के साथ खुश नहीं रह पाएगी। और तो और शशांक अच्छा इंसान भी नहीं था। माया शशांक के साथ शादी कर लेगी तो घुट घुट कर मर जाएगी। ऐसा कुछ होते देखने को वो बिल्कुल भी तैयार नहीं था। यदि माया ना होती तो ये परिवार बहुत पहले नष्ट हो गया होता। लेकिन उसके लिए कौन सोचेगा? क्या केतन अपने घर वालों को रोक पाएगा माया और शशांक की शादी करवाने से? क्या कार्तिक एक बार फिर माया की जिंदगी में वापस आ